नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ टेंस का पार्ट नंबर 2 और आज आपका टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो इससे पहले पार्ट नंबर 1 जरूर देखिए, फिर आके पार्ट नंबर 2 देखिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। और जो मिड में ऐसे सीरीज अगर स्टार्ट करके वीडियो रिकमेंड हुई है उनके पास वो आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं संकल्प बैच की जो सीरीज है 12 जून को स्टार्ट किया था, 31 जुलाई तक इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये अपने आप में सबसे लाजवाब जो है सीरीज होने वाली है यूट्यूब की। और अब सारे के सारे लोग शिद्दत से शुरू से लेकर आखिरी तक इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश की परेशानी से पूरी तरीके से निजात दे मिल जाए तो। क्योंकि ये जो मैं पूरा सीरीज पढ़ा रहा हूँ, ये सीरीज ऐसा है जो मैं पॉइंट वाइज टाइप वाइज जो है डिस्कस कर रहा हूँ। जो मेरी क्लास में आप पढ़ोगे और जब एग्जाम में या मॉक टेस्ट में अपीयर होगे तो आपको सीधे सीधे उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे शिक्षक वो सबसे लाजवाब बोले जाते हैं जो क्लास में आपके गर्लफ्रेंड की चर्चा कर दे, थोड़े से मुहावरे सुना दे, थोड़े से जोक सुना दे, थोड़े मजाक दे दें, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दे। मैं उस टाइप का टीचर थोड़ा सा नहीं हूँ। या तो मैं बहुत गुस्से में वीडियो करता हूँ या तो बहुत सादगी से जो है वीडियो करता हूँ। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा काम और मेरा पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि मैं आपको वो रेलिवेंट डेटा आप तक पहुँचा पाऊँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ वो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ जिस इन्फॉर्मेशन से आपका एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप नंबर्स बना पाओगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 बैच स्टार्ट किया है। एक बैच स्टार्ट किया है जो 2026-27 के लिए फाउंडेशन बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में मेरा बैच है जो मेंस के लिए, मैंने पहले अनाउंस कर दिया है। जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं उनको लगभग 2/3 फीस का जो है थोड़ा सा छूट मिल जाएगा। और इस स्टूडेंट लाइफ में अगर थोड़े भी पैसे बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि माँ बाप के बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। वैसे तो हम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी भी जो है आजीविका है। रोजी कहते हैं ना, घोड़ा जो है घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जब अध्यापक आपको पढ़ा रहा होता है तो ये उसके लिए प्रोफेशन होता है। यहीं से आप ही बच्चों से पैसे मिलते हैं, उसी पैसों से उसका घर चलता है। कुछ लोग दाल रोटी खाते हैं, जब बच्चों की भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो घी रोटी में बदल जाता है। बच्चों की भीड़ और ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर उनके अय्यासियों में बदल जाता है। तो ये होता है, लेकिन सवाल यही है कि वही आपकी फीस है जिससे उनको काम चलाना होता है। तो जो बच्चे अगली साल के लिए मेंस बैच में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इस्तेमाल करके जो है उस बैच को ज्वाइन कर ले। और जैसा कि संकल्प बैच आप देख रहे होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें वो देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। मैं हर बच्चे का स्कोर जो शिद्दत से जो है इस सीरीज को फॉलो कर रहा है उसका 40 के नंबर प्री में स्कोर देखना चाहता हूँ, और मेंस में 130 के ऊपर स्कोर देखना चाहता हूँ, 135 में से सीजिल में। चलो बात करते हैं अपनी सीरीज की। देखो, ये 12 जून को स्टार्ट, 31 जुलाई को बंद हो गया है। सीरीज लगभग कंप्लीशन में आ गया है। आज मैं टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं पहले 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तकरीबन 250 के ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा होगा आज दोबारा से एक बार चेक करा लूंगा डबल कॉलम की मिली है कि नहीं मिली है। साथ में आज की क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा जो है। और एक बात और बतानी है आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले। देखो, मेंस वाले जो बच्चे हैं उन्होंने मेरे को ये बात बोला है कि डबल कॉलम की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं दोबारा से एक बार शेयर कर दूं, तो मैं उनको दोबारा से शेयर कर दूंगा। एक मेरे से छोटी सी गलती रह गई है कि जो मैं डबल कॉलम की पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें जो आंसर्स है ना वो मार्क्स नहीं है। अगर आंसर मार्क नहीं कर रखे मैंने तो एक तो दिक्कत ये है कि अगर किसी ने वीडियो नहीं देख रखा है, वो अपने से सिर्फ अगर उसे प्रैक्टिस कर रहा है तो क्वेश्चन वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, इस दुविधा में रह जाएगा। मेरे पास अभी तो समय नहीं है, लेकिन जैसे सीरीज कंप्लीट कर दूंगा उन सभी के जो है आंसर्स मार्क करके मैं अपनी टीम को दे दूंगा। वो फिर एक टेबल में ऐड करके आपको दे देंगे ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको तो ऑलरेडी पता है कि उसके सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने वीडियो में करा दिए हैं। तो जिनको सिर्फ सीट लगानी है तो ऐसे में थोड़ी उनको दिक्कत हो सकती है, पर माफ़ी चाहूँगा। ये मैं सीरीज एंड हो गया है। थोड़ा पहले अगर किसी ने याद दिलाया होता तो शायद मैं इसको कर देता। शायद एक किसी बच्चे ने या बच्ची ने मेरे को बोला भी था, मैंने उससे बोला भी था कि मैं इसे कर दूंगा, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट आपको पढ़ाना पड़ा। तो दिन रात मेहनत करने के बाद तो ये कंटेंट बन पाता है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ जो है। आप लोग वीडियो का सहारा ले लीजिए जिस क्वेश्चन में डाउट हो, क्योंकि पीडीएफ में ऑलरेडी वीडियो सोल्यूशन का लिंक लगा रहता है, ताकि अगर किसी में आपको दिक्कत हो तो सीधा सीधा आप वहाँ से पहुँच सको। अब हम बात करते हैं आज के दिन। इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने कवर कर रखा है और जो है कंटिन्यूअस कवर कर रखा है। 2004 से लेके 2024 पूरा कवर कराया है मैंने, समझ में आया? कुछ भी छोड़ा नहीं। और मैंने बोला था कि यही पॉइंट्स है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन भी कराए, इनके अलावा कोई पॉइंट्स ही नहीं था जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में बने हो। आज भी इन दोनों में उतना ही पॉइंट्स की चर्चा करूंगा जितने पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये कुछ 4-5 लाइनें लिखी, इन्हीं पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक कवर करूंगा दोनों की। मैं मान के चलता हूं कि आपको बेसिक आता है और आपके लिए टाइम वेस्ट हो सकता है, तो एक बार आप 5-6 मिनट
ये कहानी सुन लो, 2x पे डाल के सुन लो, पर सुन लो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जब परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर दोनों देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका मतलब होता है डूअर या सब्जेक्ट, डूअर और जो सब्जेक्ट है ये एक्शन कर रहा होता है, ये एक्शन कर रहा होता है। जब मैं पैसिव की बात करता हूं तो डूअर और सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है। सेंटेंस में ये भी समझना बहुत जरूरी है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहाँ एक्टिव वॉइस यूज हो रहा है, कहाँ पैसिव वॉइस यूज हो रहा है, कहाँ एक्टिव का एरर है, कहाँ पैसिव का एरर है। आपको सडन एक्सप्लेनेशन में आ गया है कि भाई यहाँ पे एक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको पहचानने में भी तो आना चाहिए ना कि कब डूअर एक्शन कर रहा है और कब डूअर पर एक्शन हो रहा है, कब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, कब सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या हमें ट्रेन किया गया है, अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस है, हमें ट्रेन किया गया है तो पैसिव वॉइस है। हम पर एक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है, हम एक्शन कर रहे हैं तो हमको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है, तो इस पे भी एरर है, तो ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद जब ये बात आती है तो कई बार क्या होता है कि हम एक्टिव पैसिव वॉइस खूब पढ़ते हैं, हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो पता नहीं रहता। तो मैं एक बार कवर करा देता हूँ, मैं कवर करता हूँ प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से। जब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की तो आप सबको पता होना चाहिए कि अरे सर यार इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इतना आसान है और मेन वर्ब इतना आसान है कि इसका जो मेन वर्ब होता है सभी के लिए V3 है, सभी के लिए, तीनों के लिए V3 है। और पैसिव वॉइस में तो हमेशा ही V3 होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होता है। जब भी पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हो हमेशा V3 रहता है, टेंस कोई लेना देना नहीं है, वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रखते हैं। फिर हम इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें और मेन वर्ब की बात करें, तो मेन वर्ब ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैज़ और हैव होता है। जो हैज होता है सिंगुलर के लिए होता है, जो हैव होता है वो प्लूरल के लिए होता है। जबकि पास्ट में बात करें तो हैड होता है और इसका जो प्लूरल हो या सिंगुलर हो दोनों के लिए हैड ही रहता है। और फ्यूचर की बात करें तो ये होता है विल हैव और शैल हैव। और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सिंगुलर के लिए होता है और ये आईवी के साथ होता है, प्लूरल के लिए क्या है, आईवी के साथ शैल हैव लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर भी याद रखना होता है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन सिंगुलर के लिए, और प्लूरल होता है हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे हैड बीन होता है, हैड बीन होता है। और अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है, शैल हैव बीन होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखना है, आप इसको हिंदी में ही याद रखो, अगर नहीं याद रखोगे तो बड़ी बुरी बात है, इसको याद रखो। परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल होता है? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है जब एक्शन को कंप्लीट बताना हो, जब एक्शन को कंप्लीट बताना हो, कंप्लीट बताना हो, कंप्लीट या पूर्ण बताना हो, ये मैसेज आपको कन्वे करना हो। तो जब बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि जो एक्शन है वो ये यहाँ पे हम कंप्लीट बता रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन बहुत सारे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली मीनिंग भी समझ में आने लगेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप यट देखो, जैसे आपने यगो देखा था, ठीक है ना, जब आप यट देखो तो एक बात ये समझ जाना कि यट जो है अपने आप में क्या बताता है, यट बताता है कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है। यट का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। इसका मतलब होता है अभी तक, मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ, टिल नाउ। यट का मतलब होता है टिल नाउ। तो यट हो या टिल ना हो तो उस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। कोई काम अभी तक पूरा हुआ है या अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वहां पे हम एक्शन कंप्लीट करने का मीनिंग कन्वे कर रहे होते। तो यट को देख के हमको सेंटेंस डालना होता है, क्या सेंटेंस डालना होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर हम प्रेजेंट में बता रहे होते हैं कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में अगर बताना हो तो पास्ट परफेक्ट करते हैं, और फ्यूचर में बताना हो कि कोई काम कंप्लीट कर लेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको ये बताना है कि एक्शन जो है वो डूअर करेगा तो एक्टिव वॉइस में रखेंगे। अगर हमको ये बताना हो कि डूअर पे एक्शन कंप्लीट होगा तो हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता है। एक और क्वेश्चन बनता है इसी से, एक और क्वेश्चन बनता है इसी से कि पास्ट में होने वाली अगर दो घटनाएं हो, पास्ट में, ये मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, इसमें बताएंगे क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट से और पास्ट परफेक्ट दोनों से रिलेटेड है, तो दोनों में पढ़ते हैं। तो पास्ट में होने वाली कोई घटना हो, पास्ट में होने वाली दो घटनाएं हो,
दो घटनाएं हों, एक के बाद एक होने के बाद, एक होने के बाद दूसरा हो, तो जो पहले होता है, जो पहले होता है, पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है, और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं, इस वाली चीज़ पे खुद खूब क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे सिनेमा थिएटर में घुसने से पहले मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। तो इन दोनों एक्शन में ये पहचानना होता है कि कौन सी घटना पहले पूरी हो चुकी थी। जो घटना पहले पूरी हो चुकी थी उसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरी घटना उसके बाद होती है उसमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो आपके सारे क्वेश्चन हैं वो इसी से आते हैं, मेनली आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी से आते हैं। अब अगर हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चले, अगर हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे चले, आपको क्वेश्चन करके मैं सिखाऊं और समझाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ही एट नथिंग सिंस स्टरडे, उसने कल से कुछ नहीं खाया है, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर स्टरडे आए तो आप क्या करते हो, आप पास्ट इंडेफिनिट लगाते हो। क्या करते हो, आप पास्ट इंडेफिनिट लगाते हो, इंडेफिनिट लगाते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब सिंस के साथ इस्तेमाल करोगे, जब सिंस के साथ इस्तेमाल करोगे तो सिंस स्टरडे जब लिखते हो, सिंस स्टरडे लिखते हो, तब इसमें या तो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो। एक बात है जो आप याद रख सकते हो यहीं से, अभी सिंस और फॉर डिस्कस करूंगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है हम करते हैं परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ध्यान रखिएगा ये बात को। इसमें बहुत सारे शिक्षक आएंगे, ये भी बताएंगे कि नहीं हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल इंडेफिनिट में भी कर लेते हैं, कंटिन्यूअस में भी कर लेते हैं, और जगहों पे कर लेते हैं। फिलहाल अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो ये वाली बातें भूल जाइए आप, ये वाली बातें एकदम भूल जाइए, क्योंकि वो वाली बातें याद रखेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। सिर्फ इतनी अगर बात याद रखेंगे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल परफेक्ट में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है इन जनरल, तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके अलावा इससे ज़्यादा जानकारी अगर आप याद रखेंगे तो मतलब फिर आप क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। सवाल ये है कि जैसे मैं आपको एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस कर रहा हूँ, तो मैं अभी आपको सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन बांटना चाहता हूँ जिस इन्फॉर्मेशन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और जिस इन्फॉर्मेशन को लेना ज़रूरी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए रेलिवेंट ना हो उसको ले लेना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम होता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते। आपको क्या पढ़ना है वर्सेस क्या छोड़ना है, ये भी बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये बात आप नहीं सही से समझते हो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, फिर तो ऐसे 4-5 साल लगेगा जो यूजुअली लग रहा है। कितने बच्चे साल में सेलेक्ट होते हैं यार, कितना परसेंट जो है सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, 1% भी सिलेक्शन के चांसेस नहीं होते यार। 0.68% चांस है आपके एसएससी के एग्जाम में सेलेक्ट होने के, मतलब अप्लीकेशन फॉर्म वर्सेस जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं 0.6% चांस होते हैं। मतलब आपको बहुत सारा होना पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो जो बच्चा ये जानता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे एग्जाम में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वही तो सेलेक्ट होगा ना, बाकी थोड़ा सेलेक्ट होंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यही इन्फॉर्मेशन खाली आप याद रखो। इस इन्फॉर्मेशन में मैं आपके सामने 2024 तक के सारे क्वेश्चन है, इसी इन्फॉर्मेशन से आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टरडे अगर सिर्फ आए अकेला, तो आप क्या आप कहोगे, सर रटवा रहे हो? हाँ रटवा रहा हूँ भाई, इसी से काम चलना है। एग्जाम में जाओगे यही दिखेगा कि स्टरडे आया है, तो आप क्या लोगे, पास्ट इंडेफिनिट। सिंस स्टरडे आया है तो आप पास्ट परफेक्ट बनाओगे या फिर मतलब परफेक्ट बनाओगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आप लिखोगे ही हैड नथिंग, ही हैड, सॉरी ही एट नथिंग सिंस स्टरडे, तो ही हैव ईटन नथिंग सिंस स्टरडे, आप इसको ऐसे बना दो, ही हैव ईटन नथिंग सिंस स्टरडे। उसने कल से कुछ नहीं खाया है, यहाँ काम जारी रखने की बात नहीं, इस वजह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको अगर पूरी घटना को पास्ट में ही रखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही हैड ईटन नथिंग, ईटन नथिंग सिंस स्टरडे, सिंस स्टरडे।
बोलने का समय भी जब से आप ये बात बोल रहे हो तब तक उसने खाना नहीं खाया है, वो भी आप मान लो कि वो पास्ट में है, ये पूरा बात ही पूरा पास्ट में रखना चाहते हो, तो ही हैड ईटन नथिंग जो है सिंस स्टरडे लिख दो, और ये पास्ट का हो गया, ही हैव ईटन नथिंग सिंस स्टरडे, ये हो गया। दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन ही एट नथिंग सिंस स्टरडे नहीं होता। जब सिंस स्टरडे लिखते हो इसका मतलब है अगर पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम इस रेफरेंस में लेते हो, स्टरडे सिंस स्टरडे ले रहे हो या पीरियड ऑफ टाइम ले लेते हो, तो ये नहीं इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आया? तो ही एट यहाँ पे गलत है, ही हैव ईटन या ही हैड ईटन नथिंग, आपको इस तरह सेंटेंस करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए, जैसे कोई बच्चे के दिमाग में चलेगा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया तो ऑप्शन नंबर 1 में हैव ईटन दे दिया और ऑप्शन नंबर 2 में हैड ईटन दे दिया, तो कौन करेक्ट करेंगे? जब दोनों की संभावना हो सकती है तो दोनों नहीं देगा ऑप्शन में, क्योंकि फिर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ना। अगला है द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया था। कहाँ से क्वेश्चन आया है? बिल्कुल बेसिक से आया है। आपको ये पता है ना कि अगर आप परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो, हैज और हैव और हैड, तो इसके साथ हम V3 तो इस्तेमाल करते हैं। अगर हैज हैव हैड देख रहे हो तो इसके साथ V3 इस्तेमाल करते हैं, तो टेक टुक टेकन होता है। तो यहाँ पे टुक की जगह क्या होना चाहिए? टेकन। क्या सवाल डिफिकल्ट था? नहीं, बिल्कुल बेसिक से आया हुआ है। अगला है वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। देखो वी के साथ आपने हैव का इस्तेमाल किया, अपने आप में सही है, पर हैव के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्कस्ड होगा, ना कि डिस्कसिंग होगा। बिल्कुल बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें आया है? ये आपके सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो, हिज असाइनमेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे 33 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पैरेललिज्म, थोड़ा सा कंजंक्शन का यूज समझना है और थोड़ा सा टेंस। लिखा है ना हिज असिस्टेंट्स, उसके असिस्टेंट्स ने, और असिस्टेंट्स इस्तेमाल है, ये प्लूरल है, उसके हिसाब से यहाँ पे हैव इस्तेमाल है। ध्यान से देखो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, ठीक है ना। मेन वर्ब की तरफ भी आप इसे समझ सकते हो कि उसके असिस्टेंट के पास है। जब हैव पास मतलब मेन वर्ब की तरह होता है तो ये पैस वो पोजीशन बताता है, बिलोंगिंग बताता है। उसके असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके असिस्टेंट ने पहले भी किया है और अभी भी एक्सेलेंट काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बात बोलना मतलब पहले भी किया है और अभी भी कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं हैव की, तो यहाँ ये पोजीशन नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के लिए आया है। तो इसका जो मेन वर्ब होता है, इसका मेन वर्ब V3 फॉर्म में होता है। किसका? हैव अपने साथ V3 लेता है, और आर जो है अपने साथ क्या लेता है? आर अपने साथ आईएनजी लेता है, आर अपने साथ आईएनजी लेता है। अगर मैथ्स में इसको समझना चाहो तो आप ऐसे समझो, ए बी प्लस बी सी, इसमें बी कॉमन लेके ए प्लस सी लिख सकते हो, मैथ में ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे हैव की जगह यहाँ पे हम इज ले लेते, या फिर एक और दूसरा ऐसा वर्ब लेते जो दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता, तो आईएनजी आईएनजी कॉमन ले लेते, आईएनजी आईएनजी वाले फॉर्म वाला कॉमन ले लेते, पर ये वाला सेक्शन एक साथ रह लेते। लेकिन नहीं, अगर मैं कहूँ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी, अगर इसको करना हो तो क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, जो ये बता रहा है कि जो काम है वो पीछे किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। तो काम जो पीछे किया गया था, आपने हेल्पिंग वर्ब लिया तो उसका मेन वर्ब भी लेना पड़ेगा। काम पीछे किया गया था, करना के लिए डू आता है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा? डन। तो हिज असिस्टेंट हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके असिस्टेंट ने पहले भी काम किया था और अभी भी जो है काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, एक्सीलेंट काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हैव यहाँ पे अपना V3 लेगा, हैव यहाँ पे V3 लेगा। कोर कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? कोर कंसेप्ट ये है कि अगर एक हेल्पिंग वर्ब है और उसका जो मेन वर्ब है उसका फॉर्म अलग है और इसको एंड के साथ जोड़ा जा रहा है। एंड क्या करता है? दो सिमिलर चीजों को एक साथ जोड़ता है। तो हम एंड की बात करें, एंड जोड़ रहा है, यहाँ पे दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है, इन दोनों का फॉर्म अगर एक नहीं है, इन दोनों का फॉर्म एक नहीं है, तो दोनों को मेंशन करना जरूरी है। जैसे हैव अपने साथ V3 लेता है तो यहाँ पे V3 मेंशन करने की जरूरत है। ये अगर VING ले रहा है तो VING मेंशन करने की जरूरत है। अगर ये दोनों सेम लेता तो शायद मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, अगर सेम वर्ब को अगर लेना पड़ता तो। लेकिन अगर वर्ब ही अलग है, जैसे डू यहाँ पे भी है, डू यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों के फॉर्म अलग रखना है, तो हमको हैव के साथ डन रखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आया? कुछ कॉमन लेने वाली बात होती तब कॉमन लेते हैं, यहाँ तो गायब ही कर दिया गया है। यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया कि हैव भी अपने साथ डूइंग ले रहा है और आर भी अपने साथ डूइंग ले रहा है। अगर इसके साथ आपने डन नहीं लगाया, इसका मेन वर्ब नहीं लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि यही मेन वर्ब ये भी ले रहा है और यही मेन वर्ब ये भी लेगा। इसको आप ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको हटा दूं तो आप इसको ऐसे समझो ब्रैकेट में, ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है, हैव एंड आर स्टिल, हैव एंड आर स्टिल मतलब स्टिल डूइंग। ये डूइंग इसके लिए भी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और हैव की तरह भी काम कर रहा है।
तो ये डूइंग को जब ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ये इसको आर डूइंग तो ठीक है, पर हैव डूइंग बिल्कुल सही नहीं होगा, हैव डन होता है, तो इसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। डन और डूइंग सिमिलर नहीं है, जो आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करो, क्योंकि हैव के साथ V3 आना है तो यहाँ पे V3 लेना पड़ेगा। आई होप मेरी ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, समझ में आया। इसीलिए मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है कि ये क्वेश्चन आपको अलग से छांट के रखना होता है। जैसे इसके पहले के सारे क्वेश्चन नंगी आंखों से दिख रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग बात था, कुछ अलग सीखने को था। इसमें क्या कुछ अलग ऐसी चीज थी जो पढ़ाने की अलग से जरूरत थी? ये तो क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाया जा सकता है ना। जब आप कंजंक्शन पढ़ते हो तो कंजंक्शन में आपको बताया जाता है कि एंड जो है अपने साथ पैरेलल स्ट्रक्चर रखता है। पैरेललिज्म का चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि आपको पैरेलल स्ट्रक्चर चेक करने आना चाहिए। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे पैरेललिज्म मेंटेन करना होता है। अगला है, अहमद हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। तो लिखा है कि अहमद हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। आपने टाइम्स मेंशन कर दिया कि 3 बार देखा है, तो 3 बार देख रहा है या ऐसे बोलते हो 3 बार देख चुका है? यहाँ पे आपको एक्शन कंप्लीट करना है कि वो 3 बार देख चुका है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म। तो अहमद हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म, ये अगर यहीं तक होता तो अपने आप में सेंटेंस क्या होता, करेक्ट होता। लेकिन जो ये 3 बार कह दिया गया है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट कर लिया गया 3 बार। मतलब एक बार देखा उसने, फिर 2 बार देखा तो देखने का काम कंप्लीट है, दूसरी बार भी देखने का काम कंप्लीट है, तो तीसरी बार जो है काम कंप्लीट हो गया। ये मैसेज करना है कि उसने 3 बार देख लिया है। तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, अहमद हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स? नहीं है, अहमद हैज वॉच्ड द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। वॉच द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स, उसने 3 बार देख लिया है। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। जब मैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूं तो आपको तुरंत 10 से ज्यादा नाउन का चैप्टर याद आ जाना चाहिए। क्यों? नाउन का चैप्टर याद दिलाऊं, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कलेक्टिव नाउन की एक कैटेगरी है। कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि पुलिस हो गया, पीपल हो गया, बहुत आता है, वर्मीन हो गया, ये सब अपने आप में क्या है, ये सब अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं। ये सब हमेशा आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनके साथ वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर नाउन का चैप्टर भूल गए हो तो क्वेश्चन देख के सोचना पड़ रहा होगा कहाँ एरर है, कहाँ एरर है। अगर याद होगा कि पुलिस है, ये प्लूरल होता है, इसके साथ हैज का इस्तेमाल गलत है। और परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में क्या सिखाया जाता है, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो पुलिस जो है प्लूरल होता है, इसके साथ हैव का इस्तेमाल करना है। अब स्टेनोग्राफर के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अगर नाउन का चैप्टर पढ़ा रखा है, ये तो यहाँ तो रिवीजन ही हो रहा है ना, फटाफट जब इस तरीके की बात बनती है तो अपनी कॉपी में ऐसा होना चाहिए वो कलेक्टिव नाउन। जितना मैंने आपको बताया था, मैंने जितना कोर बताया था कि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इतना सारा मैंने क्वेश्चन करा दिया है 2024 तक। अब देखो उनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, तो क्या आपको लगता है कि जहन्नम तरन्नम सब याद करने की जरूरत है? नहीं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 9वां 10वां 11वां 12वां बहुत खराब होता है, मतलब मैं भी उसी में था अंग्रेजी के मैटर में कि 9वां 10वां 11वां 12वां बहुत खराब था। मैथ के मैटर में बिल्कुल नहीं है। मैथ अगर मुझे प्रिपेयर करना हो, किसी भी स्तर का मैथ प्रिपेयर करना हो, तो मुझे औरों के कंपैरिजन में बहुत कम समय लगेगा। इसी तरीके से जो बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी खराब करके आए होते हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच बनाया जाता है, ताकि उनको एक बार फिर से शुरू से आराम आराम से धीरे धीरे उन्हें सब कुछ पढ़ाया जाए। पढ़ाने के बाद फिर जो समरी है वो यही समरी है। लास्ट में जब वो पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाता है तो कभी टीचर उसकी समरी नहीं दे पाते, बच्चे को अपनी समरी खुद प्रिपेयर करनी पड़ती है। ये वाली जो मैं सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं आपको कोर्स समरी तो दे रहा हूं कि क्या एग्जाम में सीधा सीधा आता है। अगला है, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द हैविंग हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस, द मजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। आपको याद है मैंने पार्टिसिपल पढ़ा दिया था, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया था। तो परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाते वक्त मैंने बताया था हैविंग के साथ V3 जब फॉर्म लेते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग अपने साथ V3 लेता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हैविंग लिखा है, हैविंग के बाद ब्रोक लिखा है। अगर वो क्लास आपने पढ़ रखा है तो आप तुरंत ही इसको हैविंग ब्रोकन कर लोगे ना, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। अगर आपने वो वाला क्लास अगर सही से देख रखा है और आपको ये पता है कि हैविंग अपने साथ V3 फॉर्म लेता है, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी हो, ये तो कीवर्ड ही है ना कि हैविंग अपने साथ ब्रोकन लेता है, तो इसी जगह पे तो आपको फोकस करना है। और पूरे सेंटेंस में ना मीनिंग पे फोकस करना है ना कुछ फोकस करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए हैविंग अपने साथ V3 लेता है, तो हैविंग ब्रोकन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन करेक्ट हो गया। बाकी और क्या ढूंढने की जरूरत है, वो की पॉइंट्स पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ एरर एग्जामिनर बना रहा है। हर जगह से एरर नहीं बनते यार, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां से एरर बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला है, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रेन।
अब देखो, मैंने लास्ट क्लास, आपको याद होगी तो लास्ट क्लास में मैंने एक बात बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि सिंस के बाद जब भी हम कभी एक स्टेटमेंट डालते हैं, क्या एक स्टेटमेंट डालते हैं, एक वाक्य डालते हैं, और ये वाक्य पास्ट का कोई इंसिडेंट कोट कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये वाला जो सेक्शन होता है वो हम किस में रखते हैं, वो हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में रखते हैं इसको। और इसके पहले वाला जो हिस्सा है वो प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, परफेक्ट में रखते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में कि सिंस के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि सिंस जो है अपने बाद पॉइंट ऑफ टाइम लेता है, और कई बार पॉइंट ऑफ टाइम हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से कंसिडर करते हैं जब हमने पास्ट में कोई एक्शन किया होता है। तो बात यहाँ पे है कि सिंस वी वर चिल्ड्रेन, जब से हम बच्चे थे, बच्चे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट में थे, जब हमारी समझ में आ जाए कि हम इस वक्त अपने आप को बच्चे समझते थे, उस पर्टिकुलर पॉइंट से, यहाँ पीरियड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉइंट की बात हो रही है, जब हम बच्चे थे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ऑलरेडी सही है। सिंस वी वर चिल्ड्रेन, जब हम बच्चे थे, ठीक है ना, तब से हम एक दूसरे को जान रहे हैं। ये हमको बनाना है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये हैव बीन नोइंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वी हैव नोन, वी हैव नोन। प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए यहाँ पे, नो हैंड ईच अदर, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। सिंस वी वर चिल्ड्रेन, तब ये सेंटेंस करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट और उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। ये ऐसे भी कर सकते हो आप कि इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, सिंस वी वर चिल्ड्रेन, सिंस वी वर चिल्ड्रेन, कॉमा लगा के ये वाला हिस्सा आप बाद में लिख सकते हो कि वी हैव नोन ईच अदर, वी हैव नोन ईच अदर, ईच अदर। ये इस तरीके से सेंटेंस का, दोनों तरीके से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बनता है। ये जो सिंस के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट रखते हैं, ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम पिछले समय की कोई घटना मेंशन कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम इस बात को बताना चाहते हैं आगे वाली बात से, कि हम तब से एक दूसरे से क्या किए हैं, हम तब से एक दूसरे को जानते हैं, तब से हम बच्चे थे। अगला है, आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि कहीं आप ये लास्ट देख लो, लास्ट ईयर देख लो, लास्ट वीक देख लो, लास्ट वीक देख लो, इस तरीके का मेंशन हो फ्रेज, तो आपको क्या काम करना, आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखो, आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है फॉर द लास्ट 2 months, और यहाँ पे दिया हुआ है द लास्ट 2 months। तो लास्ट 2 month तो ठीक है, लेकिन जब फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है, फॉर और सिंस का जब इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिए, जब लास्ट ईयर लास्ट वीक मेंशन होता है तो इसके साथ फॉर और सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, फॉर और सिंस का इस्तेमाल नहीं होता। अगर फॉर और सिंस का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टरडे लिखा है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, सिंस अगर मेंशन हो गया, सिंस स्टरडे, तो हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। वैसे सेम इसी में कि लास्ट 2 months लिखा वो तो ठीक है, लेकिन फॉर और सिंस का इस्तेमाल हो गया है तो हम इसको किस में करेंगे? हम इसको परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट फॉर द लास्ट 2 months, तो आप इसको बना सकते हो, आई हैड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। जब आप हैड नॉट का इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब है कि पूरी वाक्य आप पास्ट में रखना चाहते हो, पूरा का पूरा वाक्य जो है आप पास्ट में रखना चाहते हो। आप इसके साथ ये भी कर सकते हो, आई हैव नॉट रिसीव्ड, आई हैव नॉट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड होगा, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। तो ये जो होगा ये प्रेजेंट में होगा वाक्य, और ये किस में होगा? ये पास्ट में होगा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। यूजुअली जब बनाना होता है तो अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है, सेंटेंस को पास्ट में रखना है, तो आप हेड के साथ बनाओ। अगर ये प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल किया गया है तो आप प्रेजेंट के साथ बनाओ। मतलब यूजुअली ये तरीका होता है सेंटेंस को करेक्ट करने का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में आएगा तो आप देखोगे कि ऑप्शन आपके साथ जो है हेड नॉट के साथ बना के देगा, हैव नॉट के साथ बना के नहीं देगा। लेकिन दोनों के साथ बना सकते हो, दोनों आपका करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है, अगर डिड के साथ बना है, मतलब सेंटेंस को एग्जामिनर पास में रखना चाहता था, वो ये चेक करना चाहता था कि डिड के साथ आप क्या करते हो, आप डिड के साथ क्या इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर पाते हो। एक और चीज है, आप एक फॉर्मूला है जो मेरी किताब में मैंने लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट
प्लस अगर टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए या पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हो, टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए या जिसको कह लो पीरियड ऑफ टाइम मिल जाए, पीरियड ऑफ टाइम मिल जाए, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर गलत होता है और ये स्ट्रक्चर सही होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन है, ये पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ये एक तरीके से फॉर्मूला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा यार एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से वो फॉर्मूला मैंने आज की क्लास में नहीं पढ़ाया है। मैं रदर देन आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से आपको आसानी से दिख जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आसानी से आपको दिख जाएगा। अगला है ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग escalated इन द लास्ट 1 ईयर। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना फॉर द लास्ट 2 months और दिया है यहाँ इन द लास्ट 1 ईयर। अब यहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं है, ध्यान से देखो, ड्यू टू द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो लिविंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है पिछले 1 साल में। तो यहाँ पे जो एक्शन है, इस एक्शन को हमें कंप्लीट बताना है, इस एक्शन को हमको कंप्लीट बताना है। जब हमको एक्शन को कंप्लीट बताना होता है तो हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा हैज एक्सेलेटेड, हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में बढ़ गया है। तो यहाँ पे ड्यू टू द कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट आपका सिंगुलर होगा, तो हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, बढ़ गया है, मतलब पिछले साल से बढ़ा है और उसका असर अभी भी है, लेकिन एक्सेल कंप्लीट हो गया है, इस वजह से हम इसको परफेक्ट टेंस में रखेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी ये एक तरीके से पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं, लास्ट 1 ईयर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 जब मेंशन होता है, इसका ये मतलब हो गया कि आप पूरा ड्यूरेशन मेंशन करते हो। तो जब भी पास्ट परफेक्ट के साथ एक ड्यूरेशन मेंशन होता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं। यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट नहीं डालने की जरूरत है, यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट डालो, मीनिंग ज़्यादा बेटर निकलेगी। क्योंकि जैसे मान लो मैं अभी खड़ा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल में पिछले बहुत प्राइसेस बढ़ चुकी है, तो बढ़ चुकी है ये बताने की कोशिश कर रहा है, बढ़ चुकी है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे सही होगा हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे एरर था, जहाँ पे वर्ब की V3 फॉर्म इस्तेमाल है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी और लेना पड़ेगा। तो जब इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो एक और इशू आता है, जब बच्चा सोचता है कि चलो सर मान लेते हैं कि ये जो इस्तेमाल है V2, ये इस्तेमाल है V2, ये सही नहीं है, हमको चेंज करना है, तो क्या हम हैज यहाँ पे माने या हैज यहाँ पे माने। तो एक्चुअली आपको जहाँ पे V2 दिया है ना, ये आपका मेन वर्ब दिया है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गायब दे दिया है, तो इस मेन वर्ब को आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में बदलना पड़ेगा परफेक्ट टेंस में करने के लिए। तो इसको हैज डालना पड़ेगा और V2 और V3 का फॉर्म सेम होता है, तो ये होगा, तो ये जो होगा ये बदलेगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है, इस ऑप्शन को टिक करना होता है। इसमें कई बार बड़ी परेशानी हुआ करती थी, तो एग्जामिनर ने क्या काम किया है, उन्होंने ऑप्शन ABCD ऐसे बना दिया है, ABCD ऐसे बना दिया है और उसमें ऐसे लिखने लगा है कि कौन कौन से सेक्शन में एरर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में ये आएगा V2, उसी पार्ट में आपको करेक्शन करना है। और ये ध्यान से देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, CGL मेंस का क्वेश्चन है, CGL मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है। तो जितने मैंने रेड कर रखे हैं वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अलग से छांट के रखने चाहिए, जिनके 2 3 4 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि जिनको रेड नहीं कर रखा है उनके एरर बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखना, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटेस्ट ट्रस्ट ऑन देम। इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, यहाँ लिखा है सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ ग्रेट पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ ग्रेटनेस अचीव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सम आपका प्लूरल होता है, इसके साथ आर इस्तेमाल है, ये प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये प्रेजेंट है। सम अचीव, यहाँ पे V1 इस्तेमाल है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये भी आपका प्रेजेंट हो गया। और फिर लिखा है एंड सम, और कुछ जो है ग्रेटनेस जो है थ्रस्ट ऑन देम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, कुछ के पास ग्रेटनेस थ्रस्ट उनके अंदर होती है। तो यहाँ पे जो हैड का इस्तेमाल है, इसको हैड की जगह अगर हैव रखोगे तो सेंटेंस में टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि सारी बात प्रेजेंट में कही जा रही है और आखिरी में हैड लगा दिया गया है। तो ये भी आपको देखना है कि पास से मूव कर रहा है तो पास में मूव कराना होता है, और साथ में अगर प्रेजेंट में पूरी बात कही जा रही है तो आखिरी एक हिस्से में क्यों हमने पास कर दिया है। सेंटेंस को पढ़ के समझना होता है कि टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में टेंस की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं है, पूरी बात प्रेजेंट में कही जा रही है और आखिरी हिस्सा भी प्रेजेंट में ही कहा जा रहा है। तो इसमें जो एरर है वो ये है हैड का, हैड को आपको हैव में कन्वर्ट करने की जरूरत है। अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़ाया, आप देखो ना, टेक्निकली उसमें कुछ भी नई चीज जानने की जरूरत नहीं है ना, और बहुत सारी चीजें तो आप क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखते हो। अगला क्वेश्चन है ही इज हैविंग एन अटैक। अब आप पता है ना, हैव को हैविंग इस्तेमाल नहीं करते, हैविंग बीन का इस्तेमाल करते हैं, हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं जब आप
इस्तेमाल कर रहे हो क्या, जब आप पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो परफेक्ट पार्टिसिपल, तब हैविंग के साथ V3 इस्तेमाल करते हो, लेकिन इज के साथ हैविंग इस्तेमाल नहीं करते हो। ही हैव एन अटैक, और हैव नहीं होगा ही के साथ, ही हैज एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द न्यू ईयर, ठीक है ना। ही इज हैविंग एन अटैक कहना गलत है। अगला है ऑर्गेनिक पल्सेज आर सो पॉपुलर टूडे दैट मेनी पीपल वंडर हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम, नो एरर, ठीक है ना। 147वां क्वेश्चन ऐसा है जो डिबेटेबल है, जो डिबेटेबल है, मतलब एसएससी ने इसमें एरर लिया हुआ और इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे दैट मेनी पीपल वंडर हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम, ठीक है ना, दे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम। तो एसएससी ने क्या काम किया है, इसमें हैव हटा दिया है। ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे दैट मेनी पीपल वंडर हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम, तो इसको सिंपल पास्ट में बना दिया है, इसको सिंपल पास्ट में बता दिया है। और सिंपल पास्ट में इसलिए बना दिया है क्योंकि ये इंसिडेंट मान लिया है उन्होंने कि ये पास का है, एक नॉर्मल घटना, नॉर्मल सी बात बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक पल्सेज है वो क्या है, आज के समय में बहुत पॉपुलर है। दैट मेनी पीपल वंडर, लोग आश्चर्य करते हैं कि हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम, कि मतलब वो आज तक जो है, या वो इसके बगैर कैसे रहें, वो ऑर्गेनिक पल्सेस के बगैर कैसे रहें। तो ऑर्गेनिक पल्सेस के विषय में कैसे रहें, ये पूरी तरीके से पास, सिंपल पास में बता सकते हो। और अगर आप इसमें हैव एवर लिव्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब है उसका असर आज भी है थोड़ा, कि मतलब वो पीछे से चलता हुआ चला आ रहा है और आज भी हम क्या काम कर रहे हैं उसके बगैर रह रहे हैं। तो एसएससी ने क्या काम किया है, इसको इन जनरल इस्तेमाल कर लिया है कि हैव को हटा के एवर लिव्ड का इस्तेमाल कर लिया, और ये मान लिया है कि ये वाली जो बात है वो पास की कंसिडर की है कि ऑर्गेनिक पल्सेस जो है आज के समय बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लोग आश्चर्य में हैं कि कैसे वो आज तक इसके बगैर रहे थे, इसके बगैर आज तक थे। तो इस बात को उन्होंने ऐसे ले लिया। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आर का इस्तेमाल है, ये क्या है, ये है प्रेजेंट। अगर आप यहाँ पे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम भी लिखते तो भी अपने आप में सही होता। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का इस्तेमाल है और हैव एवर लिव्ड का मतलब हो गया पूरा टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन है। तो इस क्वेश्चन में एरर लिया गया है इस बात को मानते हुए कि उन्होंने मान लिया कि ये वो बात पास्ट की रखना चाहते हैं कि पिछले समय में कैसे थे वो इस बात को लेकर आश्चर्य है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैव एवर लिव्ड भी विदाउट दिम लिखोगे तो भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, इसमें ग्रामर के नजरिए से कोई एरर नहीं है। मतलब अगर इस क्वेश्चन में कोई एरर हो जाता भैया, अगर आपके शिफ्ट में पड़ता है, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लो, ठीक है ना, और इसमें लड़ जाओ, भिड़ जाओ कि 147वां क्वेश्चन सही है, उनको मजबूरी में आपको नंबर देना पड़ेगा। अगर इसको वहां तक नहीं जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसमें ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को लेके। और मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने ये बात कंसिडर कर लिया है कि उन्होंने मान लिया कि बात हम यूं कह रहे हैं कि कैसे, आश्चर्य में है कि वो कैसे अभी तक थे। तो जब कैसे अभी तक थे तो इसको वो पास्ट में उन्होंने सिंपल पास्ट में रख दिया, प्रेजेंट वाला हिस्सा उसका हटा दिया। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे, इसमें कोई जो है एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है। अगला है व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। अब देखो दो बातें हैं जो एक साथ कही जा रही है कि मेरा सिनेमा में पहुंचना, दूसरा है मूवी का स्टार्ट होना। मूवी पहले स्टार्ट हुई, हम बाद में पहुंचे हुए हैं, तो जब मैं बाद में पहुंचा हूं तो मैं V2 का सिंपल पास का इस्तेमाल करूंगा, और जिस सिनेमा में पहुंचूंगा मैं हैड के साथ V3 का इस्तेमाल करूंगा, मतलब पास परफेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। सेंटेंस में एरर है कि हैड के साथ जो बिगन है ये V2 फॉर्म है, V3 नहीं। तो V3 फॉर्म क्या होता है, बिगन होता है, BEGUN, BEGIN बिगिन, और BEGN V2 फॉर्म होता है ये, और ये है V3 फॉर्म। इसको लेके बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया, बहुत बार, मतलब मैंने दसियों बार देख लिया है कि इसका V2 V3 लेके आता है क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भूलोगे नहीं, ये V2 फॉर्म है, ये V3 फॉर्म है, हेड के साथ V3 का इस्तेमाल होता है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू, एक मिनट दिख नहीं रहा है। 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डीकंजेस्ट MG रोड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हैव बीन के साथ V3 आता है यार, प्रपोज लिखा हुआ है, प्रपोज्ड लिखा हुआ, डीकंजेस्ट MG रोड लिखा हुआ है। द 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डीकंजेस्ट MG रोड। कई बार बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंजेशन आ गया, कंजेस्ट हो गया है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया। डीकंजेस्ट का मतलब हो गया कि वो जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक से निजात दिलाने वाली बात हो रही है यहाँ पे, कंजेस्ट होना और डीकंजेस्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पे V3 होगा, हैज बीन, हैव बीन अपने साथ V3 फॉर्म लेता है।
द फ्लाई ओवर्स हैव बीन प्रपोज्ड इन द न्यू प्लान। और ध्यान से देखो, हैज बीन के साथ और हैव बीन के साथ जब V3 लगाते हो, हैज बीन और हैव बीन के साथ जब V3 इस्तेमाल करते हो, तो मैं अगर आपसे पूछूं ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन है या पैसिव कंस्ट्रक्शन है, एक्टिव है और पैसिव कंस्ट्रक्शन है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा सर पैसिव कंस्ट्रक्शन है। इसकी हिंदी मीनिंग भी निकाल लो कि किसी ने प्लान प्रपोज किया या प्लान प्रपोज हुआ है। यहाँ पे प्लान प्रपोज हुआ है, क्या है, 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज, तो प्रपोज हुआ है, प्रपोज किया गया नहीं है कि वो बनेगा डिकंजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रपोज की जगह प्रपोज होना चाहिए। हैज हैव जो है जब बीन लेता अपने साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ये छोटी सी बात अगर याद है तो ये आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा, आसान क्वेश्चन था। द कंस्टिट्यूशन ऑफ द न्यू बिजनेस school is led to a sudden rise of population in our area. The construction of the new business school is led to sudden rise of a population in our area. अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का एंड पैसिव वॉइस का। मतलब आपको ये पहचानना है कि सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखना है या पैसिव वॉइस में रखना है। तो ध्यान से देखो, लिखा है ना द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल, नए बिजनेस स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन है उसने लीड किया है सडन राइज। तो लीड हुआ है या लीड किया है, तो ये हो रहा है जो कंस्ट्रक्शन है उसने लीड किया है। तो जब डूअर एक्शन करता है तो सेंटेंस हम डालते हैं एक्टिव वॉइस में, सेंटेंस डालते हैं एक्टिव वॉइस में। अब जैसा इस फ्रेज की बात करें तो लीड, ये लीड का V2 फॉर्म है लेड, क्या है, लीड का V2 फॉर्म है लीड, लेड लेड होता है, ठीक है ना। तो लीड का V2 फॉर्म है लेड, ये है V2 फॉर्म, या यूं कह दो यही V3 फॉर्म होता है तो V3 फॉर्म है। तो इज के साथ जब V3 इस्तेमाल करते हो तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है। आपको इसको किस में करना है, एक्टिव स्ट्रक्चर में करना है, क्योंकि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो लीड कर रहा है, ना कि वो लीड हो रहा है। तो एक्टिव स्ट्रक्चर बनाना है, तो जब एक्टिव स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो इसको एक्टिव स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल हैज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। और यहाँ पे एक बात यह है कि यहाँ पे इज की जगह हैज जब रखोगे तो बात यह भी है कि उसने सडन राइज क्या किया है पॉपुलेशन का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल हैज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। तो ये जो एक्शन है जो पॉपुलेशन राइज होने का, वो कंप्लीट भी बताना है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ है, कि जो बिजनेस स्कूल का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल, उसकी वजह से क्या हुआ है, जो सडन राइज हो गया पॉपुलेशन का एरिया के अंदर। तो ये एक्शन कंप्लीट हो गया, ये भी अपने को बताना है। तो यहाँ पे सही जो होगा वो हैज रिलेटेड टू इस्तेमाल करोगे। तो इज अननेसेसरली डाला गया है, इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। और सेंटेंस पढ़ के धीरे धीरे आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्शन किया जा रहा है या एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो लीड कर रहा है, ना कि कंस्ट्रक्शन लीड हो रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन लीड कर रहा है तो मतलब एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और हमें कंस्ट्रक्शन पे फोकस करना है, सब्जेक्ट पे जब फोकस करना है, उसके वर्ब पे फोकस करना है, तो एक्टिव स्ट्रक्चर बनाते। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे हैज बनेगा, तो इस वाले सेक्शन में एरर है। अगला है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखो गौरी ने नाम बताया और वो गई, दो एक्शन हुआ। तो गौरी पहले गई या उसने पहले नाम बताया, तो गौरी ने जाने के बाद नाम बताया, तो गौरी के जाने का काम पहले हुआ, तो जो काम पहले हुआ उसको परफेक्ट बनाओगे तो ही हैड लेफ्ट। उसके जाने के बाद गौरी ने नाम बताया, तो जाने का काम पहले हुआ है तो वो हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। अगला है डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम स्टरडे। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम स्टरडे। देखो एक तो स्टरडे मेंशन है, जब स्टरडे मेंशन हो तो इसको आप ऐसे बना सकते हो डिड ही टेल यू व्हाई ही डिड नॉट कम स्टरडे, ठीक है ना। तो हैज नॉट की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, डिड नॉट, डिडंट कम स्टरडे। और दूसरी चीज है कि वाई, और ये यार डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम स्टरडे, व्हाई ही, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क इसकी वजह से है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क इसकी वजह से है। और ये वाला जो है ये WH वर्ड बीच में आया है, वी हैज नॉट कम, ठीक है ना, व्हाई हैज नॉट कम स्टरडे। तो यहाँ पे एक तो ये समझना है कि जब ये पास की बात हो रही कि क्या उसने बताया, डिड से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हैज वैसे भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड। अगर पास्ट में भी रखते तो ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, उसमें पास्ट ने पूछा तो पास्ट में ही जवाब पूछा है ना कि वाई ही नॉट कम स्टरडे, वो कल क्यों नहीं आया था। तो कल क्यों नहीं आया था तो इसको पास्ट में बनाना था, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, वाई ही डिडंट कम स्टरडे, वो कल क्यों नहीं आया था, समझ में आया। और स्टरडे है तो ध्यान रखिएगा स्टरडे के साथ सिंस नहीं लगाया तो कैसा कंस्ट्रक्शन बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट। इधर से भी पास्ट इंडेफिनिट बनाए, इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करो, क्योंकि स्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे हैज नॉट की जगह डिड नॉट का इस्तेमाल करो। अगला है द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ सी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। पॉलिटिकल कैंडिडेट ने
टॉक किया मतलब बात किया ऐसे जैसे वो ऑलरेडी जो है सेलेक्ट हो गया है। तो क्योंकि ये पास्ट में बात कर रहा है और ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, मतलब ये घटना भी और पास की होगी, तो हैज की जगह आपको क्या लगाने की जरूरत है, हैड की लगाने की जरूरत है। टेंस की कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन होगी अगर ये पास्ट की बात हो रही है। जब बात हो रही है पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड, पॉलिटिकल कैंडिडेट ने बात किया जैसे कि वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। अगर उसने पास में बात किया है तो उसके सेलेक्ट होने की घटना और पास की है, तो यहाँ हैज इररिलेवेंट है, यहाँ पे हैड सही होगा। अगला है व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट, जब आनंद गांव पहुंचा उसने पाया जो रिपोर्ट्स है उसके विषय में प्रिसीडेड हिम, प्रिसीड होने का मतलब उसके पहले आना, तो प्रिसीडेड हिम। व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट द रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम। देखो आनंद का गांव पहुंचना, ठीक है ना, उसका पाना, ये दोनों घटनाएं बाद में हुई। पहले क्या घटना हुई है, पहले घटना हुई है उसका गांव में पहुंचना। तो जो घटना पहले हो चुकी होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ प्रेसिडेड हिम की जगह यहाँ पे लिखना रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड हिम, हैड प्रेसिडेड हिम इस्तेमाल करना पड़ेगा जब पास्ट की दो घटनाओं की बात करते हो। तो बात ये होती है जो घटना पहले हुई होती है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। अगला है बाई नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। अब बाई नून फ्यूचर की बात हो रही है, द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली, और एक पीरियड की बात कर रहा हूँ कि नून तक, पीरियड नहीं टाइम की बात कर रहे हैं, नून तक दोपहर तक जो है द फॉग विल क्लियर्ड कंप्लीटली, ये फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होना चाहिए। विल हैव क्लियर्ड कंप्लीटली, विल हैव क्लियर्ड कंप्लीटली, नून तक जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला है व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू थिएटर द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वॉज बिगन। वॉज बिगन नहीं होना चाहिए, एक तो वॉज का इस्तेमाल है, बिगन है पैसिव कंस्ट्रक्शन लगता है, यहाँ पे हैड बिगन होगा। व्हेन एट लास्ट जब अंत में हम थिएटर पहुंचे, द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स हैड बिगन होगा, क्या होगा, हैड बिगन होगा, ये पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। अगला है हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट, देखो अगर वो अपॉइंट हुआ था लीडर, ठीक है ना, तो ये पास्ट हो गया, V2 होने का मतलब पास्ट हो गया। और आगे देखो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल है, यहाँ पे हैव की जगह आप हैड कर दो तो सेंटेंस की जो टेंस की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो जाएगी। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैड एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन द 3 months। हरी है जो अपॉइंट हुआ था लीडर की तरह यंग सोशल वर्कर्स के ग्रुप का, उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था हेल्प करने का और डेवलप करने का विलेज इन द 3 months। अगला है आई डिक्लाइंड, मैंने डिक्लाइन किया था द इन्विटेशन, V2 से स्टार्ट है, ध्यान से देखिएगा। नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे पास्ट का इस्तेमाल है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी पास्ट का इस्तेमाल है, और आगे ध्यान से देखो, बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम नहीं होना चाहिए, आई हैड नो टाइम होगा, तभी टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी। इसकी हिंदी मीनिंग समझो, आई डिक्लाइन, मैंने डिक्लाइन किया था इन्विटेशन, नॉट बिकॉज सिर्फ इस वजह से नहीं कि आई डिड नॉट वांट टू गो, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता था, इस वजह से नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि पूरी वाक्य पास की है तो यहाँ पे हैव की जगह आपको हैड डालना पड़ेगा, आई हैड नो टाइम। अगला है ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। यद्यपि हम टाइम से पहुंचे लेकिन वो ऑलरेडी जा चुका था, तो ये घटना पहले हो चुकी थी, तो हैड लेफ्ट का इस्तेमाल करो, वॉड लेफ्ट का इस्तेमाल मत करो। अगला है सी वॉज शॉक्ड व्हेन सी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। वो शॉक हो गई जब उसने सुना था, वो शॉक हो गई थी जब उसने सुना था किसका, कि वो मर चुका है, मतलब मर गया था, तो ये हैज की जगह आप हैड डाइड करो क्योंकि पूरी वाक्य पास की है। अगला है द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। ये वाला जो क्वेश्चन है 117, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब ये भी डिबेटेबल क्वेश्चन है। ग्रामर के हिसाब से देखो यार, एक्चुअली इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, ग्रामर के हिसाब से कोई एरर नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में जैसे एक्टिव पैसिव वाइज पढ़ रहे थे वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे होते हो तो आपको ये पता होता है कि जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हो किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट को जो कन्वर्ट करते हो, पास्ट इंडेफिनिट को जो कन्वर्ट करते हो पास्ट परफेक्ट में करते हो, पास्ट परफेक्ट में करते हो। इसका एसएससी ने जो एरर लिया था यहाँ पे लिया था ही हैड कम फ्रॉम। ये सोल्यूशन अक्सर करके आप देखोगे, अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे तो एआई पे भी आपको लगभग यही जवाब मिलेगा, आपको यही जवाब मिलेगा।
लेकिन अगर सही मायने में देखो तो ये अपने आप में सही भी है, मतलब ये दोनों तरीके का जो है आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट, ऑफिसर्स ने कहा, ऑफिसर सेड, अगर डायरेक्ट बनाओ ऑफिसर सेड, आप किसी से पूछते हो, या ऑफिसर्स आस्क, या सेड, जो भी हो डायरेक्ट स्पीच में कि लिखते हैं ना, विच डिस्ट्रिक्ट डू यू कम फ्रॉम, डू यू कम फ्रॉम, या फिर ये भी लिखते हो विच डिस्ट्रिक्ट डिड यू कम फ्रॉम। एक्टिव वॉइस में इसको हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी, मतलब इसको डायरेक्ट स्पीच में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट डू यू कम फ्रॉम, या विच डिस्ट्रिक्ट डिड यू कम फ्रॉम, तुम किस डिस्ट्रिक्ट से आए थे, तुम किस डिस्ट्रिक्ट से आए हो। मतलब अगर प्रेजेंट में बताना हो तो आप डू का इस्तेमाल करते हो, वैसे आप डिड का इस्तेमाल करते हो। ये होता है डायरेक्ट स्पीच में। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो इसको कन्वर्ट करते हो आप पास्ट में, ठीक है ना, इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हो और इस डिड को कन्वर्ट करते हो हैड के साथ। तो आप जो है इसको ऐसे भी डायरेक्ट स्पीच में रख के इसको ऐसे भी इसका कन्वर्जन करोगे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, और इसको करोगे तो ऐसे भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी आप जाके अच्छा खासा जो लड़ाई लड़ सकते थे कोर्ट में, अगर इस क्वेश्चन में अगर एरर इसमें दिया हुआ है तो आप इसके नो एरर के सेक्शन में जा सकते हो, मतलब इसमें एरर नहीं है। समझ में आया? इसमें एक एरर और है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल इंग्लिश का, जिसमें ऐसा होता है ना, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डू यू कम, डू यू कम, ये ऐसे भी आप बनाते हो, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डू यू कम। ये जो प्रिपोजिशन है इसको आगे भी इस्तेमाल करते हैं, इसको आगे भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो एरर दिया हुआ था वो इसी में एरर दिया हुआ था, लेकिन जहां जहां पे भी ये जो करेक्शन लिया गया है, ये करेक्शन लिया गया है कि हम यहाँ पे इसको हेड कम लेंगे। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ तर्क ये है कि उन्होंने ये मान लिया है कि विच डिस्ट्रिक्ट डिड यू कम फ्रॉम इस तरह लोगे, क्योंकि इसका आगे वाला हिस्सा भी पास्ट में है, इसका बाद वाला हिस्सा भी पास्ट में होना चाहिए। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो डिड से ये कन्वर्ट होगा हैड में, इसी वजह से ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है हैड में, ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन मिलता है हेड में। तो जो भी एग्जाम में करेक्शन दिया गया था, जो एरर कंसिडर किया था, इसी ऑप्शन में करेक्ट किया गया था, कंसिडर किया था। और डीप रिसर्च करोगे तो ग्रामेटिकली ये भी अपने आप में सही है, ठीक है ना। तो मतलब ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। इस तरीके का एक आध क्वेश्चन कभी कभार को किसी सेट में आता है, मेंस में भी आ जाता है, कभी प्री में भी आ जाता है, तो इसकी लड़ाई कोर्ट तक जा सकती है। कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाता है, हमेशा ऐसा नहीं आता। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देख के परेशान मत हो कि सर आज आपने क्लास में कराया 2 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो गए जो डिबेटेबल क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गए। देखो है यार, एसएससी तो है, मतलब परमात्मा थोड़ा है जो सब कुछ सही बना देगी जो है। और इंग्लिश है यार, इंग्लिश मतलब इतना आसान नहीं है, अच्छों को अंग्रेजी नहीं आती है। फिर एसएससी में बैठे हुए लोगों को एसएससी कैसे आएगी? वो भी तो ऐसे इंटरनेट से सर्च करके डालते हैं। और इन सारे क्वेश्चन को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन जब ऐसे लगते हैं, जब जितनी ग्रामर की समझ मेरे पास है, तो उस ग्रामर के बाद जब मेरे को लगता है यार इस क्वेश्चन में यार ये तो सही है यार, क्यों गलत है, तो मैं उस पर फिर डीप रिसर्च करता हूँ। फिर मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कहीं मैं तो गलत नहीं, फिर मैं रिसर्च करके आता हूँ। जैसे मैंने बोला डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसका मतलब मैंने खूब रिसर्च किया है कि इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैड टू रिटर्न बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन, मतलब जब हम पहुंचे तो ट्रेन ऑलरेडी जो है जा चुकी थी। तो यहाँ पे हेड लेफ्ट होगा, क्या होगा, हेड लेफ्ट होगा। ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकोगनाइज हर एट वंस, यद्यपि जो है मैंने उसे कभी नहीं देखा, फिर मैं आई रिकोगनाइज हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। यहाँ पे देखो क्या है कि मैंने उसका फोटोग्राफ देख के उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझो कि हम ये कहना चाहते हैं आई हैड नेवर सीन हिम, पूरी बात हम पास में रखना चाहते हैं कि हमने उसे कभी नहीं देखा, फिर भी जो है क्या मैंने उसे एक बार, आल्दो आई हैड नेवर सीन द गर्ल बिफोर, मैंने उसे जो है कभी नहीं देखा है, फिर भी मैंने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया उसके फोटोग्राफ से। अगला है द आर्टिस्ट प्लेनली ए बेटर क्रिटिक देन पेंटर डिस्ट्रॉयड व्हाट ही मेड ओवर फॉर 10 ईयर्स। देखो फॉर 10 ईयर्स यहाँ पे मेंशन है, अगर सिंस और फॉर का इस्तेमाल है तो आप वी टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए बेटर क्रिटिक देन पेंटर डिस्ट्रॉयड, और ये पास्ट में है तो यहाँ पे हैव की जगह क्या लगाओगे, हैड लगा दोगे। तो ही हैड मेड ओवर फॉर द 10 ईयर्स। ध्यान रखना है सिंस और फॉर है तो सिंस और फॉर के साथ हम वी टू का इस्तेमाल नहीं करते, सिंस और फॉर के साथ हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी एक लॉजिक है जो बता देता हूं, याद रखना कि जब भी ऐसा हो कि इज आर
एम वॉज वर के साथ, वॉज वर के साथ दिया रहे आपका सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर इसके साथ दिया रहे तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करोगे। जब V2 के साथ सिंस या फॉर दिया रहे, सिंस या फॉर दिया रहे, तब इसको परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे, परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे। समझ में आया? जितने क्वेश्चन आप एनालाइज कर रहे हो ये यही सारे पैटर्न हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इसके बाहर मैं अगर पेपर बनाऊं ना, तो मैं भी इससे बाहर नहीं बनाऊंगा यार। इसके बाहर क्या, मैं मुझे आपको एसएससी सीजीएल के लिए देखना है कि आप ऐसे बच्चे हो जो सीजीएल रेडी हो कि नहीं हो। जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी थोड़ी बुद्धि तो है नहीं कि नहीं है, वहाँ बहुत रिसर्च नहीं करना होता डिपार्टमेंट में जाके। मतलब सिविल सर्विस मतलब आईएएस वाली पोजीशन नहीं है कि जहाँ पे आपका खूब एनालाइज कराया जाए, क्वेश्चन बहुत भारी भरकम दिया जाए कि आप लॉजिकली सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो। यहाँ आपका जनरल सा नॉलेज चेक किया जाता है कि आपकी इंग्लिश ठीक ठीक से है कि नहीं है, उस लेवल जिस पोस्ट पे बैठ रहे हो उस लेवल के हिसाब से आपकी इंग्लिश है कि नहीं है। पता चला जो है कि इंग्लिश में डॉक्यूमेंट लिख के आ रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मतलब उसमें सब इंग्लिश आड़े टेढ़े हैं, उसमें करेक्शन करने नहीं आ रहा है आपको, जो है कि सामने आ गया वो टाइपो एरर। अभी भी तो आ ही जा रहा है यार, लोग पेपर बैठे हुए डिपार्टमेंट के अंदर बना रहे हैं लोग जो है, और फिर उसके बाद जो है चार्ट पेपर सही से सेट नहीं करने आता। ये परेशानी तो चली रही है। आगे चलो, 2017 मेंस का क्वेश्चन देखो। यू occasionally stop to admire the intellectual scenery or you sometimes retrace your steps to make sure you had seen everything। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टॉप इस्तेमाल है, यहाँ पे रिट्रेस इस्तेमाल है, और यहाँ पे हेड सीन इस्तेमाल है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर सब प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ पे हेड सीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? सब पास में चल रहा होता है पास में रखो, सब प्रेजेंट में चल रहा है तो इसको भी प्रेजेंट में रखो, ताकि टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाए। ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे भी देख के सॉल्व हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो तो। अगला देखो, लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक। चैप्टर दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़ो। हाँ, ये हैज़ दिखाई दे रहा है ना, ये मैं कब से कहूँ कि मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। मैं कहा यार हैज़ ऑलरेडी कट तो ठीक है, व्हेन रीच, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ जब दो घटनाएं पास की होती है तो हम ये पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। इसको हम किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। इतना सरल सा क्वेश्चन है, देखने में मेरे को ही टाइम लग गया। होता है कई बार, आपको एग्जाम में भी ऐसे देखने में टाइम लगेगा। तो ये हैज़ की जगह क्या होगा? ये हैज़ की जगह हैड होगा। लूसी ने पहले केक काट लिया, मैं बाद में पहुंचा था, तो जो काम घटना पहले हो गई थी, मतलब अगर मैं पास्ट में पहुंचा हूँ और लूसी ऑलरेडी केक काट चुकी थी, तो लूसी ने तो और पास में काट लिया था, तो उसको भी हेड में डालो ना। द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच द वेन्यू। सेम क्वेश्चन है, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा? जब वो पहुंचा, पास्ट में पहुंचा था, उसके पहले स्टार्ट हो चुका था, तो इसको भी हेड में डालो। दो लगभग एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में क्या ही फर्क है। ये 2020 में आया हुआ है, 2019 में इसका क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है यार। अब इसके बाद बात करते हैं अगले सेक्शन की। अब हम बात करेंगे जो है थोड़ा सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जो आपके परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन थे पिछले सालों के, लगभग सारे कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। अब थोड़ा सा बात करेंगे अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो बस दो बातें आपको याद रखनी है, दो से ज़्यादा बात याद रखना मत, गुनाह हो जाएगा। क्या बात याद करना है? सीन्स और फॉर में क्या डिफरेंस है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो इससे क्वेश्चन खूब ठीक ठीक से आते हैं, ठीक है ना, सिंस और फॉर को लेके क्वेश्चन। अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम पहचानने आना चाहिए। जैसे सिंस के बाद कोई स्टेटमेंट दिया हो तो वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो हम सिंपल पास में रखते हैं, ऑलरेडी उसके क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे हम कहें 1990, 1990 से क्या होगा? 1990 पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर हम बोले आपको जो है कि 3 साल से या 4 साल से पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम मॉर्निंग से बोले तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पूरा 24 घंटा बोल दे तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 60 मिनट बोल दे तो ये पूरा का पूरा जो है पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, मंथ के नाम हो गए, जनवरी से हो गया, फरवरी से हो गया, तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है।
एक महीना हो गया तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो पीरियड ऑफ टाइम में एक ड्यूरेशन होता है। जैसे हम बोले कि सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, तो हमारे जो लाइफ के स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना, वो सारे जो है पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं कि हम बचपन से, हम जवानी से, हम बुढ़ापे से, तो ये सब पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं। तो आपको पॉइंट और इसमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे पीरियड आता है, कहाँ पे पॉइंट आता है। और जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जो शिक्षक आपको क्लास में फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं वो बहुत सारा पढ़ा देते हैं। जो आपके एग्जाम में आता है, लो सारे क्वेश्चन देख लो आप। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम देखने में फर्क पड़ेगा। एक टाइम मेमोरियल आता है, मतलब एक ऐसा समय, उस समय से जो मुझे याद ही नहीं है, मतलब टाइम मेमोरियल मतलब मेरी याद से परे वाला समय, उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो टाइम मेमोरियल अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और उसके साथ भी हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहले सिंस और फॉर वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे सिंस और फॉर वाला। ये सारे क्वेश्चन है, देखना सारे के सारे आप लगा लोगे, ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। 10 ईयर्स लिखा हुआ है, 10 साल का समय एक दौरान होता है, तो सिंस का इस्तेमाल गलत है, ठीक है ना। टाइम मेमोरियल जो है क्या होता है, ये टाइम मेमोरियल जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके साथ सिंस इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं, अपने आप में करेक्ट है। इसमें भी एरर लिया गया था, यहाँ सिंस की जगह फ्रॉम लगाया गया था। बहुत जगह एक्सप्लेनेशन ये भी मिलता है। तो जब शुरुआत में हमने किताब अपनी लिखी हुई थी तो उसमें अपन ने इसका सोल्यूशन फ्रॉम लिखा था और इसमें यही लिखा था। तब उतनी नॉलेज नहीं हो पाई थी जितना अवेलेबल रिसोर्स था रिसर्च करने के बाद जो है। तो ये पता चला था कि इसके साथ फ्रॉम टाइम मेमोरियल लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टाइम मेमोरियल जो है उसके साथ हम सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, उस समय से जो समय मुझे याद भी नहीं है, तो इसके साथ फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। अगर अब की ये इस तरीके का क्वेश्चन आए और इसके साथ फ्रॉम लगा के आ जाए, सिंस ना मतलब लगा हो और आप इसको जो है सही मानो और एग्जामिनर इसको गलत मान ले, तो आप फिर से कोर्ट के अंदर चले जाओ इस क्वेश्चन को लेकर डिबेट करते हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 घंटे की बात करें तो सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। ये बहुत तेजी से क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ दमी नहीं है। 2 साल का जो समय है पीरियड होता है, ये सिंस नहीं फॉर लगेगा, ठीक है ना। 3 साल का समय जो है ये पीरियड है, यहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक है ना। 2 घंटे का समय जो है यहाँ पे फॉर लगेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, देखो ना कितने आसान है, क्या ही आया है। चाहे सीपीयू का, चाहे सीजीएल का, चाहे किसी एग्जाम का हो, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। सी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग, जो मॉर्निंग होती है पॉइंट ऑफ टाइम है, वो सेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ्रॉम के विषय में एक बात ये बता दे, फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट से फिर इसका एंड पॉइंट भी बताना होता है। फ्रॉम के साथ एक पेयर लगाते हैं हम, टू, ठीक है ना। फ्रॉम यहाँ से टिल यहाँ तक, तो इसके साथ टिल और अनटिल भी इस्तेमाल करते हैं, टिल और अनटिल भी इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। तो ये इस तरीके से पेयर में आता है। और इस केस में नहीं आता कि हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फॉर इस्तेमाल, सिंस इस्तेमाल करेंगे अगर मॉर्निंग से बात कर रहे हैं तो। इसी तरीके से 7 दिन की बात कर रहे हैं तो 7 दिन एक पीरियड होता है, यहाँ पे सिंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन है 124, आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू एज यू लेफ्ट कॉलेज। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मैं तुमको, आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू, मैं तब से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है। तो जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। और आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई बीन ट्राइंग टू कैच यू, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। तो ध्यान से रखो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाए हुए है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बताने की बात हो रही। तो एज से हम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताते, तब से जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है उस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं तुम्हें कैच करने की कोशिश, मतलब तुम तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पॉइंट बताने के लिए एज का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट बताने के लिए करते हैं और फॉर का इस्तेमाल पीरियड बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एज की जगह सिंस का यूज होना था। ये एक खाली क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिंस की जगह एज डाल दिया गया था। बाकी सारे क्वेश्चन बेहद ही ज्यादा आसान थे, इन सारे क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई दम नहीं था। सिंस द पास्ट 1 वीक, अगर एक सप्ताह की बात कर रहे हैं तो सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एक हफ्ता पीरियड होता है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में एकदम दिखाई दे देंगे। 2 साल की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम इस्तेमाल नहीं करोगे, फॉर इस्तेमाल करोगे। ये है बाकी 2024 का क्वेश्चन है जो मैं कराता हूं। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, इसके अलावा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, एक सिंस और फॉर से बनता है जब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मूव करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि कंटीन्यूअस वर्सेस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेक करना रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले सालों में बनाए गए। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ अगर सिंस या फॉर इस्तेमाल करके, सिंस या फॉर इस्तेमाल करके अगर आपको समय दिया हो, सिंस या फॉर इस्तेमाल करके समय दिया हो, तो इज, आर, एम, वॉज, वर को तुरंत बदलिएगा, इसको जो है परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में। इसको बदलिएगा किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस में तुरंत बदलिएगा। चलो जरा कुछ क्वेश्चन है इस चीज पे देखते हैं, सारे क्वेश्चन देख डालते हैं, और सारे आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे आपको लगेगा कि नहीं ये पिछले साल का क्वेश्चन आया था और जो हमें नहीं हो रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, सी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983, या सिंस लगा के टाइम दिया गया है, सिंस लगा के टाइम दिया गया है और यहाँ पे इज वर्किंग का इस्तेमाल किया गया, ये है कंटिन्यूअस टेंस, इसके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया गया है। तो सी इज वर्किंग की जगह सी हैज बीन वर्किंग होगा, क्या होगा, सी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो प्रेजेंट में जो होता है वो हैज बीन और हैव बीन होता है, हैव बीन होता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस में, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, अगर कंटिन्यूअस लगा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं पास्ट की बात करूं, प्रेजेंट की बात कर लिया, अगर पास्ट की बात करूं तो हैड बीन, हैड बीन के साथ हम क्या लेते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इसके फ्यूचर की तो विल हैव बीन, शेल हैव बीन के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, जैसे इज वर्किंग लिखा है, इज रिसाइडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस 1983 दिया है, तो सिंस के साथ समय दिया है तो इज की जगह क्या होगा, हैज बीन रिसाइडिंग हो जाएगा, हैज बीन रिसाइडिंग हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। नलिनी सेज दैट सी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991, यहाँ पे सिंस के साथ समय दिया हुआ है, इज लिविंग की जगह है लिखोगे हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग रहे होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर वही पॉइंट ही है जो चेक करना होता है। दो ही वैरायटी का क्वेश्चन आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से, एक आता है सिंस और फॉर को लेके, दूसरा आता है कि कंटीन्यूअस यूज करना है या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। तो जब भी आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया हो तो कंटीन्यूअस टेंस को तुरंत बदल दो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगला है सुबह इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987, तो इज लिविंग की जगह हैज बीन लिविंग कर दो। दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, तो आर रिसाइडिंग की जगह हैज बीन रिसाइडिंग कर दो, ठीक है ना। सैम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 ईयर, तो सैम इज वर्किंग की जगह सैम हैज बीन वर्किंग कर दो। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो ये आपके एमटीएस में आया है, सीजीएल में आया है, ये सीजीएल के टीयर 1 में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन यूं ही आते हैं। इट हैड लेड इन द क्लोजेट फॉर ए वीक बिफोर वी फाउंड इट, अब देखो यहाँ पे लिखा इट हैड लेड इन द क्लोजेट इन फॉर ए वीक बिफोर वी फाउंड इट, जब तक हमने पाया तब से वो जो है वो पड़ा हुआ है, क्लोजेट में पड़ा हुआ है। तो जब कोई चीज पड़ा हुआ है तो यहाँ पे लिखना होगा कि इट हैज बीन लाइंग इन द क्लोजेट फॉर ए वीक बिफोर वी फाउंड इट, या इट हैड बीन लेइंग इन द क्लोजेट फॉर ए वीक बिफोर वी फाउंड इट। अब यहाँ पे पूरा समय मेंशन है, वैसे तो हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो मैसेज कन्वे करना था वो ये मैसेज कन्वे करना था कि वो पड़ा हुआ है, तब से पड़ा हुआ है और अभी से भी पड़ा हुआ है, मतलब उसका पड़ा रहना जारी है। तो पड़ा होने का काम कंप्लीट भी हो गया, पड़ा होने का काम जारी भी है। ऐसे केस में हमें हैड के साथ बीन लाइंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैड बीन लाइंग, हैड बीन ले का लाइंग, ठीक है ना। अगला है कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड अर्ली रिप्लाई हैज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझते हुए अर्ली रिप्लाई उम्मीद की जा रही है, रिप्लाई देना नहीं है, रिप्लाई आना है, तो एक्शन होना है। तो जब एक्शन होना होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो एन अर्ली रिप्लाई हैज बीन एक्सपेक्टेड, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है, पैसिव परफेक्ट है, पैसिव परफेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि जो अर्ली रिप्लाई है, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की ग्रेविटी को देखते हुए जो है अर्ली रिप्लाई की उम्मीद की जा रही है। अर्ली रिप्लाई दे नहीं रहे हो, अर्ली रिप्लाई कोई और देगा, यहाँ पे हमें खाली इस बात को फोकस किया जा रहा है कि अर्ली रिप्लाई की उम्मीद की जा रही है, तो इसको पैसिव में बनाना पड़ेगा। अर्ली रिप्लाई हैज की जगह हैज बीन एक्सपेक्टेड। अगला है सी वॉज इल फॉर 5 days when the doctor was sent for, तो सी हैड बीन इल फॉर 5 days when the doctor was sent for, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास बढ़ाना पड़ेगा, फॉर 5 days लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हैड बीन इल फॉर 5 days, हैड बीन इल फॉर 5 days। यहाँ पे हैड बीन के साथ जो है सी हैड बीन इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वाज सेंट फॉर, यहाँ पे हम परफेक्ट टेंस बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं, क्योंकि फॉर 5 days लिखा हुआ है तो वॉच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, और ये वाला केस देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है।
अगला है बाई मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन। आई हैव बीन, अगर हम नेक्स्ट ईयर मे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आई विल हैव बीन। विल हैव और शेल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आई विल हैव, शेल हैव, आई के साथ इस्तेमाल करेंगे। आई शेल हैव बीन वर्किंग इन द कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इस्तेमाल करेंगे तो विल हैव और शेल हैव का इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ शेल हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे लगभग क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं मिसलेनियस पे। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं 2024 के। मैं सारे क्वेश्चन आपको कराता हूं जो 2024 में आया हो। सबसे पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने रेड हाईलाइट किया था, क्यों हाईलाइट किया था मेरे को पता नहीं है, पर देखते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ए ग्रामेटिकल एरर, मतलब आपको सेंटेंस पिक करना है जो ग्रामेटिकल एरर हो। लिखा है सी यूजुअली। यूजुअली का मतलब हम हैबिट की बात कर रहे हैं, फिर वॉक्स की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, हर डॉग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है, किसी तरीके का एरर नहीं। यूजुअली अपने आप में हैबिट की बात करता है, और जब हैबिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस करेक्ट है। द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 8 AM एवरी डे। यहाँ पे भी एवरी डे की बात कर रहे हैं, हैबिट की बात कर रहे हैं, तो ट्रेन लीव्स करता है, अपने आप में बिल्कुल सही है। दे प्ले चेस टुगेदर ऑन वीकेंड्स, वो वीकेंड पे चेस खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया, अपने आप में सही है। ही डोंट लाइक स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी फूड पसंद नहीं करता है, ये एक परमानेंट एक्शन हो गई, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जो ही है वो आपका सिंगुलर है। जो सिंगुलर होता है इसके लिए डज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ डजंट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि डोंट का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसमें जो है एरर था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल राइट नाउ, सही है। द मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर हर चिल्ड्रेन। मदर कुक्स डिलीशियस फूड, माँ बनाती है खाना, उसकी एक आदत की बात हो रही है या परमानेंट एक्शन की बात हो रही है। आई एम ऑब्जर्विंग योर मिस्चीवियस एक्टिविटीज फॉर हाफ एन आवर, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को। आई एम ऑब्जर्विंग योर, आई हैव परफॉर्म्ड ऑल माई ड्यूटीज। सर टेंस का कोई एरर दिख रहा है क्या इसमें? इन द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। सबका प्रेजेंट टेंस ही यूज करना। द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल राइट नाउ, ठीक है। द मदर कुक्स डिलीशियस फूड और हर चिल्ड्रेन, बनाते, बिल्कुल ठीक है। आई एम ऑब्जर्विंग योर मिस्चीवियस एक्टिविटीज फॉर हाफ एन आवर, इसमें एरर है। ये वाले ऑप्शन में एरर है, ध्यान से देखो। फॉर हाफ एन आवर, सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, और ये एम ऑब्जर्विंग लिखा है, तो यहाँ पे एम की जगह आपको लिखना पड़ेगा आई हैव बीन ऑब्जर्विंग। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, यहाँ पे हैज़ बीन हैव का इस्तेमाल होगा, आई के साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करोगे। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वाला सेक्शन मैं ध्यान से देख नहीं रहा था प्रेजेंट टेंस के यूज में, तो ये थोड़ा सा टाइम लगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। और ये वाला हिस्सा भी आपको ध्यान से देखना होता है कि सिंस और फॉर इस्तेमाल है। सिंस और फॉर इस्तेमाल है तो अब कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदल दोगे? कंटिन्यूअस टेंस को आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दोगे। अभी यही तो बता के आ रहा हूँ, इसके पहले जस्ट यही बात बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन है वेन एवर सी इज कमिंग हियर सी ब्रिंग्स मेनी गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब भी वो आती है तब वो लेके आती है गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। ये उसकी आदत है, ये उसकी हैबिट है। तो हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनानी होती है। तो वेन एवर सी कम्स, वेन एवर सी कम्स, जब भी वो आती है वो क्या करती है? वो ब्रिंग्स लाती है मेनी गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट सभी लोगों के लिए। तो अगर आप आपके हैबिट की बात कर रहे हैं, आपके रेगुलर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज कमिंग में एरर था, सी इज कमिंग में एरर था, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। 2024 का क्वेश्चन। अच्छा, आप मेरे को बताना जो मैंने पढ़ाया है उससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन आया हुआ है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो विल हैड की जगह आपको विल हैव का इस्तेमाल करना है या शेल हैव का इस्तेमाल करना है। तो आई शैल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द, तो आई शैल हैव, विल हैव। आई आर डांसिंग, आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, ना कि आर। मतलब ये बहुत बेहुदा सा क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि हर बच्चा बढ़ा देता। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग, ही विल हैव,
बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक ही विल बी इन वर्किंग फॉर 5 years, तो विल हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे तो ही विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल करोगे तो ही विल हैव बीन वर्किंग, यहाँ बीच में हैव डालना पड़ेगा आपको, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वो होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है। अगला है आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड ए सेकेंड कैरियर, जब मैं रिटायर हुआ था तो आई स्टार्टेड ए सेकेंड कैरियर एज ए राइटर एंड पब्लिश सेवरल बुक्स विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इनसाइट विथ ए वाइडर ऑडियंस। ये एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे स्टार्टेड का इस्तेमाल है, यहाँ पे पब्लिश का इस्तेमाल है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए अलाउड का इस्तेमाल है। मेरे रिटायर होने के बाद मैंने स्टार्ट किया, मैं रिटायर पहले हुआ हूँ, उसके बाद मैंने सेकंड कैरियर स्टार्ट किया था, पब्लिश किया था, अलाउ किया था, तो मैं रिटायर भी तो पास्ट में हुआ होऊंगा, तो इसको रिटायर की जगह रिटायर्ड कर दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थी। अगला है ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द अपोनेंट अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। देखो लिखा ना ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ, यहाँ पे आपको ये समझना है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि हमने ट्रेनिंग की या हमें ट्रेन किया गया। सेंटेंस की मीनिंग कुछ इस तरीके से है, यद्यपि यद्यपि हमें ट्रेन किया गया, हम ट्रेन हुए कई महीनों तक, दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, वो फिर भी ओवरवेल्म हो गए, ओवरवेल्म हुए मतलब भौचक्के हो गए अपोनेंट के अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स की वजह से। यद्यपि उन्हें कई महीनों तक ट्रेन किया गया था, वो ट्रेन हुए नहीं थे, उन्हें ट्रेन किया गया था। तो ऑल्दो द टीम हैड बीन ट्रेन्ड यहाँ पे होगा, पैसिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हैड बीन ट्रेन डिलीजेंटली, बहुत सावधानी से उन्हें महीनों तक ट्रेन किया गया था, फिर भी वो अपोनेंट के अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स की वजह से ओवरवेल्म्ड हो गए, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस समझना है कि एक्टिव वॉइस का नहीं है, पैसिव वॉइस का। ट्रेन वो अपने आप को ट्रेनिंग दे नहीं रहे थे, वो ट्रेनिंग कर नहीं रहे थे, वो ट्रेनिंग उनको दिया गया था। तो जब ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो एक्शन उन पर किया जा रहा है, और एक्शन किया जा रहा है तो सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पैसिव कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगला है ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। तो यहाँ पे बात हो रही है मेडिसिन इंक्रीज हुआ है सिंस लास्ट दिसंबर। अब सिंस के साथ लास्ट दिसंबर इस्तेमाल है, तो जब सिंस के साथ ये आता है तो ध्यान रखना है आपको कि आप परफेक्ट टेंस में बनाते हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हो जरूरत के हिसाब से। ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ द मेडिसिन हैज इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, पिछले दिसंबर से लेके बहुत जो है प्राइस इंक्रीज हुआ है, और वो अभी भी हो रहा है अगर आप हैज के साथ बनाते हो। अगर आप हैड के साथ बनाते हो इसका मतलब है कि उसका असर खत्म हो चुका है, ये पूरी वाक्य आप पास में रखना चाहते हो, लेकिन आपको परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सिंस और फॉर का इस्तेमाल है इस सेंटेंस में। सिंस का इस्तेमाल है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है जो कि गलत है, ये अभी तो बता के आया हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर विल ए हैवी डाउनपोर। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, हम जो है पार्टी की तरफ थे, सडनली देयर विल ए हैवी डाउनपोर, देयर विल हैवी डाउनपोर। हम ये पास की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो कि हम जो है पार्टी के रास्ते में थे। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी मतलब हम पास की बात कर रहे हैं, और फिर वहां पे हम उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि देयर विल बी। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा था कि पास में एक घटना हुई, उसी घटना के दौरान दूसरी घटना हो गई। एक घटना हुई जब हम रास्ते में जा रहे थे, उसी टाइम पे जब हम जा रहे थे, व्हेन वी वर ऑन द वे, यहाँ हम जा रहे नहीं थे, जब हम रास्ते पे थे, तो हम सिर्फ ये मैसेज करना चाह रहे थे हम किसी मोमेंट पे रास्ते पे थे, उसी वक्त दूसरी घटना हो गई। तो पास्ट में एक घटना होने के साथ अगर दूसरी घटना हो जाती है तो पहली घटना भी पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और दूसरी घटना भी पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल अपने आप में गलत है। और वैसे भी पास्ट की घटना मेंशन कर रहे हो, पास्ट की घटना मेंशन करते वक्त विल तो वैसे भी नहीं करते। अगर आप इस बात को भी समझते हो कि अगर पास्ट में भी पास्ट का फ्यूचर बताते हैं तो विल से नहीं बताते, वुड से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब दो घटनाएं पास्ट में होती है, दो घटनाएं पास्ट में होती है, एक घटना पूरा होने के बाद, एक घटना पूरा होने के बाद दूसरा होता है, तो हम पास्ट परफेक्ट
और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसी में दो केसेस और होते हैं, एक चल रहा हो, एक चल रहा हो, फिर दूसरा हो। तो जो चल रहा होता है उसको कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरी माँ खाना बना रही थी, उसी वक्त घंटी बजा, तो वाइल माई मदर वॉज कुकिंग द बेल रैंग, उस टाइम पे घंटी बज गया, ठीक है ना। मेरी माँ खाना बना रही थी, अगर एक घटना चल रहा हो उसी दौरान दूसरी घटना भी चल जाए तो दोनों कंटिन्यूअस में रखते हैं। अगर एक घटना हो जिसमें ना जारी रहने की बात की जाए ना जिसमें कंप्लीट करने की बात की जाए, उसी के दौरान दूसरी घटना कर जाए तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। वो ये वाला केस है, एक घटना के साथ दूसरा घटना हो जाए। तो जैसे मैं रास्ते पे था, उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे दूसरा घट गया, तो ना हम अपने रास्ते को जारी रखना बताना चाहते हैं ना उसे कंप्लीट होना बताना चाहते हैं। हम तो बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब हम जा रहे थे, उसी मोमेंट पे जो है भारी बारिश हो गई, तो ये वाला घटना भी हमने पास्ट इंडेफिनिट में रखा हुआ है और ये वाली घटना भी हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो देयर वाज ए हैवी रेन, हैवी डाउनपोर। समझ में आया। ये चार केसेस बनते हैं मेनली, क्वेश्चन इससे बनता है। आपके 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे बनते हैं, एक आध क्वेश्चन जो है ये इससे बन गए। लेकिन अगर ये बात कभी भूल भी जाते हो तो अगर पास की घटना मेंशन कर रहे हो तो विल इस्तेमाल करके वैसे भी नहीं बना सकते। तो इसका एरर तो वैसे भी पहचाना जा सकता था कि पूरी वाक्या पास की है, तो इसमें विल का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते। समझ में आई बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। जेरी व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये पास की घटना की बात हो रही है और यहाँ पे जेरी के बाद ड्राइविंग लगाया आपने, तो जेरी ड्राइव कर रहा था, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तभी आप लगाते हो जब आप इज आर एम वाज वर लेते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, पास की घटना है तो जेरी के साथ आप वाज लगा लो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जेरी वाज ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। जो जेरी है वो चला के गाड़ी आ रहा था लेट रात को जब घटना हुई। अगला है वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, ठीक है ना। अब ये वाला देखो कंडीशन आ गया जब पास की एक घटना है जो चल रही है। वाइल अक्सर करके जब वाइल देखोगे तो वो दौरान बताता है कि जब मैं कोई काम कर रहा था तब दूसरा घटना हुआ। तो वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क फॉर ए फेवर। तो जब मैं क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था टू द स्टोर, स्टोर की तरफ, उसी दौरान क्या हुआ, मेरे दोस्त ने क्या किया, कॉल किया और मेरे से एक फेवर मांगी। अगर मैं पास्ट में स्टोर की तरफ जा रहा था तो आगे की भी पूरी बात पास्ट में ही करनी है ना। तो माई फ्रेंड उस टाइम पे मेरे को कॉल किया उसी टाइम पे और मेरे से उसने एक फेवर मांगा। तो यहाँ पे कॉल्ड होगा और यहाँ पे आस्क्ड होगा और ये दोनों घटनाएं जो है इसी के दौरान घटी। तो ये जो चल रही थी उसको हम किस में रखेंगे, कंटिन्यूअस में, और जो उसी दौरान घटी उसको हम किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आया। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन होगा। और इसमें कॉल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉल्ड, और इसको आस्क की जगह क्या रखेंगे, हम आस्क्ड रखेंगे। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 96। अगला क्वेश्चन है, इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर। अप्राइज मतलब इन्फॉर्म करना या बताना, ठीक है ना। इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउड यू टू गो। अब ये जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना, इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउ यू टू गो। ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में अगर हैड के साथ वी थ्री का इस्तेमाल अगर कंडीशनल क्लॉज में इस्तेमाल करते हो तो दूसरे क्लॉज में वुड प्लस है प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हो, वी थ्री का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे अलाउ की जगह क्या होना चाहिए था, अलाउड होना चाहिए। अभी बोला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट्स टेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन आपको देखना है। यहाँ पे इफ यू अप्राइज, यहाँ पे हैड हटा दिया गया है। इफ यू कैन अप्राइज, ये भी बदल दिया गया। इफ यू हैड अप्राइज मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउड यू टू गो, ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी किसी में सही है, यहाँ पे वुड अलाउ रखा हुआ है, ये करेक्ट स्ट्रक्चर यही है। हैड प्लस वी थ्री अगर कंडीशनल क्लॉज में लेते हो तो वुड हैव, वुड, कुड, माइट, इसके साथ हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हुए, इसके साथ वी थ्री का इस्तेमाल करते हो, और जो वी थ्री यहाँ पे मिसिंग था। ये कंडीशनल सेंटेंस वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, फटाफट जाके उसमें देख लेना वापस से। अगर किसी को लग रहा होगा कि सर सर के ऊपर से गुजर गया, मतलब कंडीशनल सेंटेंस वाला चैप्टर नहीं देखा आप लोग। अगला, आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल स्टरडे। जब स्टरडे का इस्तेमाल हो तो हैड सीन इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर सिंस लगा होता तो यहाँ पे हम छोड़ सकते थे, लेकिन अगर सिंस नहीं लगा हुआ स्टरडे के साथ तो हम क्या काम करते हैं, आई सॉक रखेंगे। किस में बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यही तो बताया था मैंने यार। क्वेश्चन देखो तो सही, आ क्या रहा है, वही तो आ रहा है। अगला है सी विल बीइंग
स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स टुमारो। मतलब ये क्या बनाया गया, साफ साफ दिख रहा है कि विल बीइंग स्टडिंग सही स्ट्रक्चर नहीं है। विल के साथ बीइंग लगा दिया फिर स्टडिंग लगा दिया है तो स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये फ्यूचर के इंसिडेंट की बात कर रहा है। सी विल बी स्टडिंग, यहाँ पे सी विल बी स्टडिंग इस्तेमाल कर सकते हो ना, सी विल बी स्टडिंग। कल वो पढ़ रही होगी अपने एग्जाम के लिए, तो ये आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। सी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स टुमारो। विल बी और शैल बी का इस्तेमाल आप करते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हो। तो यहाँ पे बीइंग की जगह अगर आप बी बदल दो तो टेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। टेंस क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा करेक्ट। अगला है सी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट। जब लास्ट नाइट का इस्तेमाल हो, ठीक है ना, लास्ट मॉर्निंग का इस्तेमाल हो, लास्ट नाइट का इस्तेमाल हो, लास्ट वीक का इस्तेमाल हो, लास्ट ईयर का इस्तेमाल हो, तो हम यहाँ जो करते हैं वो क्या काम करते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो सी सैंग इस्तेमाल करो, सी सैंग इस्तेमाल करो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये अभी बता के आया हूँ कि जब भी आपका लास्ट वीक हो, लास्ट नाइट हो, ठीक है ना, लास्ट ईयर हो, इस तरीके से मेंशन हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। अगर यही फॉर लगा के आ जाए, फॉर लास्ट 1 वीक, फॉर लास्ट 2 वीक, फॉर लास्ट समथिंग, तो अगर फॉर का इस्तेमाल इसके आगे कर दिया जाए तब आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया। ध्यान से देखो, लिखा है विंटर्स के दौरान, सर्दियों के दौरान जो है ज़्यादातर जो रने हैं वो टाइम से नहीं चलती। तो ये एक हो गया हैबिट की बात होगी। क्या, एक हैबिट की बात होगी, परमानेंट एक्शन की बात होगी। जब हैबिट या परमानेंट एक्शन की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूरिंग द विंटर मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग, नहीं, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स रन ऑन टाइम, नॉट, डू नॉट रन ऑन टाइम, डू नॉट रन ऑन टाइम, रन ऑन टाइम निगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रीजन क्या है, रीजन सिर्फ ये है, यहाँ पे हम हैबिट की बात कर रहे हैं, या यूं कह दो कि रेगुलर एक्शन की बात कर रहे हैं, रेगुलर एक्शन की बात कर रहे हैं। और रेगुलर एक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, ना कि जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। मेरी जो है बैटरी थोड़ी सी वो हो गई है, मैं वापस बैटरी लगा के क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो अंधेरे थोड़ी देर के लिए कायम रहने दो। और मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ा दिया है वो सब आपको, सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर लोगे। मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ दिए हैं आपको प्रैक्टिस शीट में करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। थोड़े क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सब कुछ तो आ रहा है और कुछ तो आ ही नहीं रहा है। तो हाउ लॉन्ग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं हाउ लॉन्ग की बात करूं तो जब आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हो तो ये एक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कहीं भी हम पीरियड मेंशन करने की कोशिश करते हैं तो आर यू वर्किंग जो है इसकी जगह हम क्या लिखें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग। अब सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जब हम पीरियड की बात करते हैं, टाइम, एक ड्यूरेशन मेंशन करते हैं, तो हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रखते हैं। मतलब हम सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं रखते, हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जब एक दौरान हो जाती है मतलब घटना थोड़ी समय तक हो चुकी है और थोड़ी समय तक और जारी रहने वाली है, उसमें परफेक्ट भी थोड़ी कंप्लीट हो गई है। जब हम पीरियड मिक्स कर देते हैं तो मतलब एक पूरा ड्यूरेशन मिक्स कर दिया हमने, तो थोड़ा काम हो गया, थोड़ा काम और चल रहा है, तो ऐसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सही क्या होगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तुम कितने लंबे समय से जो है अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो, तुम इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। अगला है इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर। फिर से लास्ट ईयर की बात आ रही है, तो वॉज लिविंग नहीं होगा, हु लेफ्ट होगा, हु लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माई सन। ये मेरी भतीजी थी जिसने पिछले साल कॉलेज छोड़ा, ना कि मेरा जो है बच्चा। तो जब भी लास्ट ईयर देखो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट बताना है। अगला सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड का मतलब हो गया, चाइल्डहुड एक लाइफ की स्टेज होती है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके साथ सिंस का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। मॉन्टी एट हिज फूड, मॉन्टी एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। तो जब भी आप सिंस चाइल्डहुड, सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर रहे हो और पास्ट इंडेफिनिट का इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत है। पास्ट इंडेफिनिट जो है ये गलत है।
ये गलत है। इसकी जगह आपको इसको परफेक्ट में बताना है, ठीक है ना, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हो। सिंस चाइल्डहुड बंटी हैज ईटन हैज बीन ईटिंग फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो तो मोंटी हैज बीन ईटिंग फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज, मतलब बचपन से ही वो बहुत तेजी से खा रहा है और वो नहीं बदलेगा। तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता लो, परफेक्ट टेंस में बना दो, चलेगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते हो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करते। सिंस और फॉर का इस्तेमाल परफेक्ट के साथ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं। अगला है आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया था कि ऐसा वर्ब है जो है रिमेंबर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं डालते। आई अंडरस्टैंड लिखो, ना कि आई एम अंडरस्टैंडिंग लिखो। आई अंडरस्टैंड यू लाइक हर बिकॉज सी हैज ए जनरस नेचर। मैं समझता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो क्योंकि उसका एक जनरस नेचर है। तो अंडरस्टैंड एक ऐसा शब्द है जो आईएनजी फॉर्मेट में डालना ठीक नहीं है यहाँ पे। Since his son has not yet completed the age of 18, he was reluctant to fulfill his son's demand of getting a motorbike. Since his son has not yet completed the age of 18, he is reluctant to watch की जगह is लगा दो। पूछो क्यों? टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे सिंस के साथ देखो, यहाँ पे क्या इस्तेमाल है, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल है, अपने आप में ठीक है। सी हैज नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18। सिंस या फॉर के साथ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, ये है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि उसके यहाँ पे सिंस जो है रीजन बता रहा है, यहाँ पे सिंस रीजन बता रहा है, यहाँ पे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है। सिंस दो काम के लिए इस्तेमाल आता है, एक होता है आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए और एक होता है रीजन बताने के लिए। यहाँ पे सवाल ऐसा है कि क्योंकि उसके जो बच्चे ने हैं, उसके बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया है अपनी 18 साल की एज, ठीक है ना। इस वजह से वो रिलक्टेंट है, उसकी डिमांड जो है कि उसे मोटर बाइक दिला जाए, उसके लिए रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है, नहीं दिला रहा है। तो क्योंकि ये पूरी घटना प्रेजेंट में कही जा रही है, तो उसका रिलक्टेंट होना, उसका अनिच्छुक होना, वो भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अगर कंडीशन ये थी कि वो 18 पूरा कर ले, अगर 18 वो प्रेजेंट में पूरा कर रहा है, तो उसकी इच्छा भी तो प्रेजेंट में है ना दिलाने की, क्योंकि पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पे वॉच की जगह जो है टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको यूज करने की जरूरत है। और अभी 15-20 क्वेश्चन है भाई। अगला है आई विल बी अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी मटेरियल फॉर द प्रोग्राम। ये एक ऑप्शन है जो ये होना चाहिए। आइडेंटिफाई द एरर एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, करेक्ट सेंटेंस दिया है, तो आई इज अरेंज, आई वॉज अरेंज, आई वुड अरेंजिंग, आई विल बी अरेंजिंग, ऑप्शन नंबर डी है। ये जो टेंस है ध्यान से देखो, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस है और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी, और साथ में इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट। तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्मेट है वो यहाँ पे मिसिंग था, यहाँ पे V1 दिया हुआ था और इसको विल बी शैल बी के साथ क्या लेना था, विल बी शैल बी के साथ जो है वो लेना था। एक और कंफ्यूजन होगा, विल बी और शैल बी के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं जब पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है द आर्ट हिस्टोरियंस आर्ग्यूड दैट द पेंटिंग्स वैल्यू हैज बीन ग्रेटली अंडरस्टिमेटेड एंड दैट इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक डिजर्व रिकॉग्निशन फ्रॉम द आर्ट कम्युनिटी एंड द पब्लिक अलाइक। ध्यान से देखो, यहाँ पे आर्ट हिस्टोरियन आर्गुड लिखा हुआ है, क्या है मतलब आर्गू कर रहे हैं, तो ये पास्ट है। V2 होने का मतलब क्या है, ये पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और यहाँ पे हैज बीन लिखा गया है, तो जब बात पास्ट से स्टार्ट हुई है और आगे भी अगर आप ध्यान से देखोगे डिजर्व का इस्तेमाल है, ये भी पास्ट में है, तो इसको भी आपको पास्ट में करना पड़ेगा। तो हैज बीन की जगह अगर आप हैड बीन कर दोगे तो सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जरूरत है। पास्ट से स्टार्ट हुआ है, पास्ट में मूव कर रहा है, मिड में प्रेजेंट क्या कर रहा है, मिड को भी आप पास्ट में कर दो, टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। अगला है आई एम वर्किंग विथ हिम सिंस 2002। आई एम वर्किंग सिंस 2002 नहीं होगा, आई हैज बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। रीजन क्यों, अगर कंटिन्यूअस टेंस के साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इंडेफिनिट के साथ अगर सिंस और फॉर का इस्तेमाल है तो उसको परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। बाय द टाइम आई विल, आई रीचिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, मेट्रो स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। जब तक मैं पहुंचूंगा मेट्रो स्टेशन पे, ट्रेन चली जा चुकी है। बाय द टाइम आई रीच द मेट्रो स्टेशन, आई रीच्ड द मेट्रो स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल है,
अगर दो घटनाओं की बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल है, तो जो पहले हो जाती है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होती है उसको हम किस में कहते हैं, पास्ट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। बाय द टाइम खाली वो समय बता रहा है कि जब तक हम पहुंचेंगे, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक क्या होगा, तब तक जो है मेट्रो स्टेशन पे जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी होगी, जा चुकी थी, एक्चुअली पास में था, ठीक है ना। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई एम वर्किंग, पिछली रात को अगर मैं ड्रीम कर रहा था तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। आई वॉज लुकिंग फॉर द एबोमिनेबल स्नोमैन हाई अप इन द हिमालयाज, लास्ट नाइट आई ड्रीम। तो जब हम लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, पिछली रात की बात कर रहे हैं, ये V2 हो गया। तो टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इसको भी आपको V2 में डालने की जरूरत पड़ेगी। अगला है व्हेन माई फादर विल कम आई विल मेक श्योर। तो जब कंडीशनल क्लॉज की बात करते हैं तो कंडीशनल क्लॉज में विल का इस्तेमाल नहीं करते। व्हेन माई फादर कम आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू बिजनेस वेंचर विथ हिम। इसको आप कंडीशनल सेंटेंस में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, फिर मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि जो टाइम कंजंक्शन होते हैं व्हेन, इस वाली क्लॉज में जो है हम नहीं लगाते हैं, क्या विल और शैल का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है द कमिटी वर्क डिलीजेंटली टू इंश्योर फेयर एंड अनबायस्ड डिसीजन। क्या करना है, प्रेजेंट टेंस देखना है। द कमिटी वर्क डिलीजेंटली, द कमिटी इज वर्क, इसके साथ वर्किंग आता है। द कमिटी वर्क, ये पास्ट हो गया, हमें प्रेजेंट टेंस देखना है। द कमिटी हैज वर्कड होना चाहिए, ये भी सही नहीं है, तो ये तीनों तो गलत हो गया, तो आखिरी सही होगा। रीजन क्या है, तो कमेटी के साथ वर्क्स लगाएंगे। कमेटी में जब तक डिवाइडेड का सेंस नहीं आता है, आपको याद होगा कलेक्टिव नाउन की एक ऐसी कैटेगरी थी जिसमें हम टीम की बात कर रहे थे, जूरी की बात कर रहे थे, कमेटी की बात कर रहे थे। जब तक कोई डिवीजन का मैसेज इसमें ना आए तब तक हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं और इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क की जगह वर्क होना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा मैं तेज क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि समय ही ऐसा है और मुझे लगता है मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कि सारे क्वेश्चन देखते हुए आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। अगला है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ए ग्रामेटिकल एरर। आई विल बी ड्राइविंग इनटू टाउन लेटर, ठीक है। आई माइट ड्राइव इनटू टाउन लेटर, आई विल बी ड्राइव इनटू टाउन लेटर। विल बी के साथ ड्राइव नहीं लगाते, ठीक है ना, विल बी के साथ ड्राइविंग लगाते हैं या विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन में एरर है। अगला है फॉर द पास्ट 3 years माई अंकल इज अवे फ्रॉम होम। तो पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं, माई अंकल इज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ पिछले, माई अंकल हैड बीन अवे फ्रॉम होम, ठीक है ना। तो पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं तो हैज़ बीन अवे लिख सकते हो, ठीक है ना। मेरे अंकल घर से दूर हैं, तो इज़ अवे कहना यहाँ पे गलत है, इसको पास में बनाना पड़ेगा। आई थिंक सारे के सारे बच्चे इसको करेक्ट कर लोगे जो है। और क्योंकि सिंस और फॉर का इस्तेमाल है तो कंटिन्यूअस टेंस इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है ना, माई अंकल इज़ अवे। तो इज का इस्तेमाल है तो इसको परफेक्ट टेंस में डालना पड़ेगा। तो माई अंकल, माई अंकल हैज़ बीन अवे फ्रॉम होम, ठीक है ना। यहाँ पे सही यही होगा कि पिछले 3 साल से मेरे अंकल घर से दूर है, हैज़ बीन अवे, ओके हो जाएगा। चिल्ड्रेन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस एज इट विल अफेक्ट देयर आई साइट। देखो चिल्ड्रेन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस एज इट विल अफेक्ट की जगह अगर आप देखोगे ये एक तरीके का क्या हो गया, ये एक ऐसा सच है जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखो। तो चिल्ड्रेन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस, बच्चों को दूर से देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आई साइट है उसको इफेक्ट करता है। ये एक सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई बच्चों को दूर से देखना चाहिए टीवी में। वो एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आता है, या सदा सच रहने वाली बात आती है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विल अफेक्ट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इट अफेक्ट्स, इट्स अफेक्ट्स देयर आई साइट। देखो कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, जैसे आंखों पे रोशनी का पड़ना और आंखों का खराब होना, ये हमेशा सच है। और कोई चीज़ हमेशा सच है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो ये वहां पे जो बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा, एज इट अफेक्ट्स देयर आईज। समझ में आया, चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस। अगला है माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू द बीच 2 days एगो। एगो का इस्तेमाल है, अगर एगो का इस्तेमाल होता है तो आपको क्या पता, पास्ट इंडेफिनिट बनाना होता है। माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स हैव गॉन की जगह वेंट लिख दो, वेंट लिख दो, ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। एगो का इस्तेमाल है, लास्ट का इस्तेमाल है, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट संडे। तो इसका मतलब है हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अगला है बाय द टाइम सी रिटायर्स, जब वो रिटायर होगी। सी हैज़ बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको हैज़ बीन टीचिंग की जगह यहाँ पे विल हैव बीन सी विल हैव बीन टीचिंग लिख दो, विल हैव बीन टीचिंग
एट द यूनिवर्सिटी फॉर 30 ईयर्स। ये फ्यूचर की बात हो रही है, जब वो रिटायर होगी फ्यूचर में तो वो क्या कर रही होगी, वो उसको 30 साल हो चुके होंगे, तो इसको फ्यूचर में बनाना है। फ्यूचर की घटना की बात हो रही है, इसको फ्यूचर में बनाना है। तो फ्यूचर में बनाने के लिए विल हैव शैल हैव का इस्तेमाल करो। अगला है पॉल एंड आई प्लेड टेनिस स्टरडे, ठीक है ना। स्टरडे के साथ प्लेड लगा अपने आप में, ठीक है। ही वॉज मच बेटर देन मी, यहाँ पे देखो ही के साथ इसको इज भी देख सकते हो, ही के साथ वॉच भी देख सकते हो, क्योंकि स्टरडे की बात हो रही है कि मैंने और पॉल ने टेनिस स्टरडे खेला है। तो ही वॉज मच बेटर देन मी, इसको ही वॉज पढ़ना, ही इज मत पढ़ लेना। ही वॉज मच बेटर देन मी, वो मेरे से ज़्यादा बेहतर था। सो ही विन्स, सो ही विन नहीं, कल ही जीता है, वो मेरे से बेहतर था, कल ही मैच खेला, कल ही जीता है। तो विन की जगह क्या होना चाहिए, वॉन होना चाहिए, V2 फॉर्मेट में आना चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस में बनाना है इसको, क्योंकि घटना पूरी पास की है, कल की है। अच्छा, इसको हाईलाइट मैंने इसलिए कर रखा था ताकि मैं ये समझा सकूं कि ही इज भी ऐसे लिखते हैं और ही वॉज भी ऐसे लिखते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अगला है इट इज टाइम। इट इज टाइम के साथ जो है हम क्या लेते हैं, हम V2 फॉर्म लेते हैं, ये मैंने पढ़ाया था। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ हम V2 फॉर्म लेते हैं, तो टेक की जगह हमें टुक लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, वी फिड द हॉर्स ओट्स फॉर ए वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हे। यहाँ इट हैड ईटन ऑल द हे लिखा हुआ ना, तो वी फेड हॉर्स ओट्स फॉर ए वीक, एक सप्ताह की बात कर रहे हैं, एक सप्ताह तक हम उसको खिलाते रहे हैं। तो यहाँ पे फीड जो है, ये पूरी बात है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये पूरी बात, इट हैड ईटन ऑल द हे, उसने सारे हे खा लिया है। वी फेड द हॉर्सेस ओट्स फॉर ए वीक, हमने घोड़ों को एक सप्ताह तक क्या खिलाया, हमने घोड़ों को एक सप्ताह तक खिलाया है ओट्स, क्योंकि उसने सारा है ऑलरेडी खा लिया था। तो अगर हम पास की घटना की बात करें तो फिड का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वी हैव फिड द हॉर्स ओट्स फॉर ए वीक। यहाँ पे अगर हैव का इस्तेमाल कर दो तो उसका असर अब भी है, क्योंकि वो सारा खा चुकी थी, तो ये भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, पर फीड लगना गलत है। या इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि हम उसको खिला रहे हैं, तो वी हैव बीन फीडिंग द हॉर्सेज ओट्स फॉर ए वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द डे। और इसको हैव की जगह हैड के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इस पूरी घटना को पास में रख सकते हैं। यहाँ पे जो फीड है ये अपने आप में गलत है, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके कई और मीनिंग के हिसाब से कई तरीके का जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है वो बना सकते हैं हम। वी के साथ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी के साथ हैव बीन ईटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब परफेक्ट बना सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं, क्योंकि फॉर का इस्तेमाल दिया हुआ ना, तो या तो हम परफेक्ट बनाएंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। हम उसको प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, हम उसको पास्ट में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये घटना उसने पूरी खा ली है। उसके बाद से लेके हम प्रेजेंट तक डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद से लेके हम पास्ट में ही रह सकते हैं, परफेक्ट में बना सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। चार तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है, पर ये सही नहीं है। समझ में आया, इसको आपको फीड को बदलना पड़ेगा। अगला है सी विल हैव पार्टिसिपेट, तो विल हैव के साथ पार्टिसिपेटेड आता है, ना कि पार्टिसिपेट आता है। एक तो यहीं पे एरर सीधे सीधे दिख गया कि विल हैव के साथ शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। अगला है अनंत वॉज टेलिंग ए स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स व्हेन ए ट्री ब्रांच ब्रेक द लिविंग रूम विंडो। अनंत वॉज टेलिंग ए स्टोरी, ठीक है ना। अनंत एक स्टोरी बता रहा था, वॉज टेलिंग है, अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स व्हेन ए ट्री ब्रांच, पास की बात हो रही तो ब्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वैसे भी अगर ट्री ब्रांच की बात करें तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ब्रिक वैसे भी आना चाहिए, ब्रिक्स आना चाहिए, अगर टेंस की कंसिस्टेंसी ना चेक कर पाए तो ये तो चेक कर पाओगे ना। ट्री ब्रांच जो है, ब्रांचेस नहीं लिखा हुआ, ट्री ब्रांच लिखा हुआ है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ब्रेक इस्तेमाल नहीं होता, ब्रेक्स इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ब्रोक का इस्तेमाल कीजिए, ना कि ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये पास्ट का है, कि एक घटना की बात हो रही है। अनंत वॉज टेलिंग ए स्टोरी, अनंत एक स्टोरी बता रहा था अपने रिसेंट पास्ट की, जब एक क्या है, ट्री ब्रांच ब्रोक हो गई थी उसके लिविंग रूम विंडो से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रोक हो गई थी क्योंकि पास की घटना बता रहा था। समझ में आई, क्योंकि ये बात हो रही है पास की घटना बता रहा था, तो और पास की घटनाएं बताएगा। तो यहाँ पे ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रोक लिखने की जरूरत है, पास्ट इंडेफिनिट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी हैव बीइंग अरेंज्ड, वी हैव बीइंग अरेंज नहीं है, वी हैव अरेंज द स्टे फॉर द गेस्ट एट ए हिल साइड रिसोर्ट। तो यहाँ पे ये बीइंग हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है कि हम अरेंज कर रहे थे, एक्टिव वॉइस में रखना है, तो वी हैव अरेंज द स्टे, हमने अरेंज कर दिया है फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए हिल साइड रिसोर्ट पे। तो ये बीइंग अननेसेसरली यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, इसको आप हटा दो। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है वी विल हैव बीन, नोन की जगह, नो की जगह नोइन, विल हैव बीन शेल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नोन द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय द नेक्स्ट वीक।
बीन भी हटा दो, कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे बीन भी रखने की, पैसिव वॉइस में डालने की जरूरत नहीं। विल हैव बाय नेक्स्ट वीक दिया हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम, तो वी विल हैव नो द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय द नेक्स्ट वीक। ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसे बना सकते हो। तो ये आप बीन नो को हटा के इसको सिर्फ नोन डाल दो, विल हैव नोन द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय द नेक्स्ट वीक। ही कुड बी पास हिज एग्जाम्स इफ ही स्टडीड हार्डर, ठीक है ना। तो कुड बी का इस्तेमाल करते हो पैसिव स्ट्रक्चर में, कुड बी का इस्तेमाल करते हो पैसिव स्ट्रक्चर में, वो पास हो जाएगा। ही कुड बी पास हिज एग्जाम्स, उसे पास करा दिया जाएगा या वो पास होगा, वो पास हो सकता है, उसे पास कराया जा सकता है। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब उसे पास कराया जा सकता है। एक्टिव स्ट्रक्चर डालना है तो कुड के साथ बी डालना अपने आप में ही गलत है। तो ही कुड पास हिज एग्जाम्स ही स्टडी हार्डर, अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो वो पास हो सकता है। तो आप अगर V2 देखो तो V2 के साथ हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में वुड का इस्तेमाल करते हैं और माइट का इस्तेमाल करते हैं, माइट का इस्तेमाल करते हैं, तीनों का इस्तेमाल करते हैं अगर इधर V2 है तो। अगर इधर हैड के साथ V3 है तो उधर कुड के साथ हैव, वुड के साथ हैव, माइट के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वुड कुड के साथ V1 फॉर्म इस्तेमाल कर, ही कुड पास हिज एग्जाम इफ ही स्टडीड हार्डर, वो पास कर सकता था एग्जाम अगर वो कठिन परिश्रम करता। यहाँ आप इसको हैव के साथ भी बना सकते हो, ही कुड हैव पास द एग्जाम्स, पास्ट हिज एग्जाम इफ ही स्टडी हार्डर, अगर वो कठिन परिश्रम करता तो उसने उसे पास कर लिया होता। ये भी सेंटेंस करेक्ट हो सकता था, लेकिन ध्यान से रखिएगा कि ये जो बी है ना, इसको आपको इस वाले सेक्शन में करेक्शन करना है। यहाँ बी गलत लगा हुआ है। ही कुड पास द हिज एग्जाम, ये भी अपने आप में सही है। ही कुड हैव पास हिज एग्जाम्स, ये भी अपने आप में सही है। वो पास कर सकता था, ये पास कर सकता था अगर वो कठिन परिश्रम करता। तो ये पास की पूरी बातचीत हो रही, पास का कंडीशनल है। पास के कंडीशनल में आप कुड का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो, कुड हैव का इस्तेमाल करके बना सकते हो, दोनों से मीनिंग आपकी निकल जाएगी। समझ में आया। अगला है इट इज ए टेस्ट ऑफ क्योस सिंस द चेयरमैन रिजाइन, ठीक है ना। टेस्ट नहीं स्टेट लिखा है। इट इज ए स्टेट ऑफ क्योस सिंस द चेयरमैन रिजाइन, क्योंकि चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है। तो ये जो है सिंस द चेयरमैन रिजाइंड, क्योंकि चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है। सिंस यहाँ रीजन बताने के लिए आ रहा है। इट इज ए स्टेट ऑफ क्योस नहीं होना चाहिए, इट हैज बीन ए, ये क्योस का स्टेट है। इट हैज बीन ए स्टेट ऑफ क्योस सिंस द चेयरमैन रिजाइंड। और वैसे भी बात हो रही पास की घटना की और बात हो रही, तो इट वॉज ए स्टेट ऑफ क्योस भी हो सकता है, इट हैज बीन ए स्टेट ऑफ क्योस भी हो सकता है, पर इट इज ए स्टेट ऑफ क्योस नहीं लिख सकते हो। ये क्योस का मतलब भगदड़ वाला सिचुएशन आ गया है। इट वॉज ए स्टेट ऑफ क्योस सिंस द चेयरमैन रिजाइंड। इट हैज बीन स्टेट ऑफ क्योस जो है ये भी सही हो सकता है, पर इस स्टेट ऑफ क्योस रखना सही नहीं है। समझ में आया। तो ये रहे सारे के सारे 2023 तक के कुछ क्वेश्चंस ले लिए। बाकी मैंने सीट पे ऐड कर दिया है, बाकी मैंने सारे सीट पे ऐड कर दिया है। और सीट पे ऐड कर दिया तो सारा का सारा जो है आप क्वेश्चन लगा लेना। जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे ले लिए हैं, सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। और तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने 200 के आसपास टोटल क्वेश्चन पढ़ाए हैं। सीट में तकरीबन होगा 250 260 क्वेश्चन, और 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको देखते ही आप सारा का सारा सॉल्व कर लो। लास्ट में क्वेश्चन थोड़े मैंने फास्ट कराए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अननेसेसरी बहुत टाइम देना ठीक नहीं है, और यह सारा का सारा आप लोग कर लोगे। और आप शांति से इस बात को देखो कि जो मैंने आपको पढ़ाया, जो क्लास मैंने आपको पढ़ाया, उस क्लास में जो है जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए उन पॉइंट्स के बियॉन्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। सारा क्वेश्चन वहीं से आया है, टू द पॉइंट, एकदम रेलेवेंट तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ टेंस का चैप्टर आप अच्छे से सीख जाओगे, और टेंस का चैप्टर एक दो बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगर टेंस के चैप्टर को सीखने में स्टिल किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि कौन सा हिस्सा आपको नहीं समझ में आया, किस पे आपको और एक्सप्लेनेशन की नीड है। क्योंकि एग्जाम का समय है तो मैंने बहुत स्लो नहीं पढ़ाया है और बहुत सारा एरिया नहीं कवर किया है। मैंने उन्हीं एरियाज को कवर किया है जिनसे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है कि उन्हीं छोटी छोटी बातों को समझने के लिए बेसिक बैच पढ़ना पड़ता है, जब शिक्षक आपको बहुत छोटी छोटी बातें बहुत धीरे धीरे लिख के आराम से कई सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता है। क्योंकि एग्जाम्पल्स की नीड एक्चुअली ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखो कंटेंट तो मिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ मिस कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आया हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूरी सीरीज के दौरान जरूर बताइएगा कि ये वाला सेक्शन में और कवर कर दूँ, मैं छोटी वीडियो बना दूँ, ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आया। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम से पहले उन पर वीडियोस बना के आप तक डिलीवर कर सकूं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में ग्रामर के अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक जम के पढ़ाई करते रहिएगा और रिवीजन
करना बिल्कुल मत भूलिए आप लोग, क्योंकि पढ़ना और रिवीजन करना दोनों कंटिन्यूस प्रोसेस में रखिए, अदरवाइज एग्जाम में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो बाय बाय।